बेटा देखो लाइफ में अगर कुछ करना है ना, प्राइमरी चीज जो है ना, जो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील, कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो अपने करियर के लिए। मेरा क्वेश्चन तुमसे इतना सा है सिर्फ कि बताओ इन तीनों साइड में से ए, बी या सी परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हर कोई बच्चा बोल देगा सर ये है ए। एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग। अगर तुम वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा? याद करो, जब इंसान पूरी तरह नेगेटिव हो जाता है ना तो वो पढ़ पाता, ना कुछ कर पाता, है ना। तो तुम्हें पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड भी करना जरूरी है। ये वही वाली बात हुई कि इंसान पैसे के पीछे इतना भागा कि जिनके लिए कमाया वही पीछे रह गया। समझे बात? कैसे बताएं हम दिवाली न मना पाए, तुमको हम कैसे बताएं, तुम जानो ना। क्योंकि बेटा तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। मैंने हुआ क्या था कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना बेसिक मैथमेटिक्स के लिए लिंक दे दी थी, बेटा वहां से कर लेना। फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं ही दे देता हूं, मैं ही बेसिक मैथमेटिक्स वापस से तुम्हें पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर देता हूं। क्यों मैं तुम लोगों को इधर उधर भेजूंगी, जाके वहां से कर लो, यहां से कर लो। बहुत सारे बच्चों के मैंने कॉमेंट्स देखे, और फिर मिल के भी, है ना, हम ना मिले, तुम बच्चों से न जाने क्यों। तो जल्दी से फिर बेसिक मैथमेटिक्स करा ही देते हैं। हमने सोचा अच्छा जो बच्चे जिनको लिंक चाहिए होता है, नोट्स चाहिए होते हैं अलग से, है ना। वैसे तो नोट्स में पीडब्ल्यू ऐप पे मिल ही जाएंगे, बट कुछ बच्चों को नहीं मिल पाते, जो भी होता है ना। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वीडियो कब आएगी, लिंक नहीं मिल पाता, वो सारे मैं तुम्हें यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम पे बच्चे हैं ही मेरे साथ, है ना। चलो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ग्राफ करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग्स करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। एक्चुअल में मैं तुम लोगों को इस तरह से देने वाला था। पहले मैंने तुम्हें चैप्टर 1 दे दिया ना, और मजा आ गया होगा देख के उसे ना। मैंने चैप्टर 2 भी रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिकॉर्ड कर चुका हूं तुम लोगों के लिए मैं। क्योंकि पहले मैं तुम्हें मोशन इन स्ट्रेट लाइन देने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार तुम लोगों के लिए बेसिक मैथ्स भी रिकॉर्ड कर देता हूं। तो मैंने सोचा पहले बेसिक मैथ्स दे दूं, तो यहां पे मैंने तुम्हें बेसिक मैथ्स दे दिए बीच में, जबकि मैं ऑलरेडी इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर चुका हूं। ये चैप्टर लगभग 6 घंटे का है, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया 6 घंटे का। पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट ये देने वाला था, बेसिक मैथ्स नहीं देने वाला था, लेकिन बच्चों के कमेंट देखे मैंने, सर नहीं दे दो। मैंने ऑलरेडी वैसे लिंक दे दिया था, पर कुछ बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने इसलिए सोचा नहीं यार मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। गला थोड़ा मेरा ज्यादा खराब है आज, तो मैं शायद आराम आराम से बोलने की कोशिश करूंगा, पर मुझे पता है जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो मैं भावनाओं में बह जाता हूं, खो जाता हूं। तुमने देखा होगा मेरी पहली वीडियो में मैं क्वेश्चन कराते कराते पढ़ाते पढ़ाते खो जाता हूं, मुझे याद भी नहीं रहता। लिटरली मुझे फिजिक्स इतनी प्यारी लगती है, तुम्हें भी शायद एक दिन इतनी लगवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो मैं ये सब हथियार लेके बैठा हूं, हथियार मतलब गले को ठीक करने के, वित्ती दोली और ये, है ना। तो वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आराम से बोलूं, क्योंकि मैं अगर आराम से नहीं बोलूंगा मेरा गला बहुत खराब होने वाला है, ठीक है। तो आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, बताइए। तो शुरुआत कर देते हैं बेटा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें जब तक हंसाते रहो बढ़िया क्लास में बैठे रहेंगे, जैसे ही उन्हें पढ़ाने लगो तो वो भाग जाते हैं। बेटा 11th में ये मत करना, है ना। कि उन बच्चों के लिए मैंने एक चीज सोची है बेटा, उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ। आई होप कि तुम ये बात सुन के थोड़ा सा मोटिवेट फील करो। बेटा देखो लाइफ में अगर कुछ करना है ना, ठीक है, पढ़ाई में तुम वीक हो, एवरेज हो, अच्छे हो, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज जो है ना, जो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील, कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबल फील करते हो अपने करियर के लिए, क्या तुम फील करते हो कि तुम्हें अपना करियर क्यों बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे अंदर से ये चीज आ जाएगी ना, अपने आप पढ़ने का मन करने लग जाएगा, है ना। चलो खैर स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से देखो। अच्छा मैं बिल्कुल बेसिक वन शॉट करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैथमेटिक्स, है ना, बिल्कुल वन शॉट कराऊंगा। ये वाली वीडियो थोड़ा सा जल्दी, मतलब मैं जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटी रखूंगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे एग्जाम में नहीं आती है। बट फिर भी इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखेंगे ना, उनको सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं ऑलरेडी बेसिक मैथ्स करा चुका हूं, तुम लोगों को कमेंट में लिंक भी दे दिया था, बट फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूं। दैट मींस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैं मेरा गला खराब होने के बाद मैं तुमसे तेज बोल रहा हूं, है ना। मैं दिवाली की छुट्टियां मना सकता था, पर ठीक है। देखो भैया, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब ज्योमेट्री। 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री की स्टडी को ही हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। 3 साइड्स किसमें होती है सर? 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में। कौन ट्राइंगल होती है ना। लेकिन बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं क्या, टू फाइंड, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या, टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है, टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। कौन से ट्राइंगल में हाइट की बात होती है स्पेशली? राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स से ए बी, आज तुम्हें मैं ऐसी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तुमने कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री वैसे
तुमने वहां भी नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, कुछ बच्चे अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, है ना, ऋतिक सर से बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो उन्होंने पढ़ी होगी, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री की कोई 3 साइड्स है ए बी सी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ इसमें से हाइट कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। सब ध्यान सुनना, 3 चीजें होती हैं ट्राइंगल के अंदर, बेस, परपेंडिकुलर, है ना, और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज। मेरा क्वेश्चन तुमसे इतना सा है सिर्फ कि बताओ इन तीनों साइड में से ए बी या सी परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हर कोई बच्चा बोल देगा सर ये है ए। एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग। रियलिटी में तुम परपेंडिकुलर तब तक नहीं बता सकते जब तक एंगल ना बताओ। मतलब अगर मैं बोल दूं ये रहा एंगल, ध्यान रखना एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी अब परपेंडिकुलर यानी इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन है तुम्हारा बी, बेस कौन है ए, और हाइपोटेन्यूज कौन है सी। लेकिन अगर इस वाले केस में ध्यान रखो, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं ट्राइंगल ये और एंगल दे दूं ये वाला, ठीक है, एबीसी वही रखेंगे एबीसी। अब ये जो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है ए, बेस कौन है साथ वाला बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है सी। क्या बात याद रखोगे। सबसे पहले तो बच्चों को परपेंडिकुलर और बेस में ही डिफरेंस नहीं पता होता, यानी यहां पर एंगल बहुत मैटर करता है, तुम किस एंगल से देख रहे हो, ध्यान रखो ये बात। चलो ये बहुत छोटी सी बात थी। अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पता है यूज किसके द्वारा की जाती थी, चोरों के द्वारा। अच्छा सीरियस मत हो ना, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ऐसा मानो यहां पर एक बहुत अमीर आदमी रहता है इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के इस वाले फ्लोर पर बहुत अमीर आदमी है, ऊपर भी पुलिस वाले नीचे भी पुलिस वाले, क्योंकि अमीर है, सेफ्टी रखनी है भैया इसकी, है ना। और इस बिल्डिंग का यहां पर है गेट, इस गेट पर यहां बैठते हैं गार्ड्स और यहां घूमते हैं कुत्ते, ठीक है, जो कुत्ते इसे चोरी से बचाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, चोर दिन में आया और दिन में आके गेट खोल के बोला कि मैं दूध वाला हूं, और आगे दूध देके चला गया। दिन में चोरी नहीं कर सकता, सारे लोग जागे रहते हैं, है ना, कुत्ते घूमते रहते हैं, तो वो दिन में आके ये वाला डिस्टेंस नाप के चला गया, ये वाला डिस्टेंस नाप के चला गया। बाहर का डिस्टेंस वो खुद नाप सकता है ना, डिस्टेंस नाप के चला गया, यानी ये क्या, बेस नाप के चला गया, यानी बी नाप के चला गया, ठीक है। अब वो बिल्डिंग का डिस्टेंस ये तो नाप नहीं सकता, ये तो मुश्किल है उसके लिए, यानी कौन सा डिस्टेंस, ये ए नापना उसके लिए मुश्किल है ना। अब वो क्या करेगा, उसे एक ऐसी सीढ़ी बनाई उसने, कैसी सीढ़ी बनाई जो डायरेक्ट सीढ़ी यहां पे चली जाए, ऐसी सीढ़ी बनाई उसने डायरेक्ट, है ना। अब उसे क्या पता कितनी बड़ी सीढ़ी बनानी है, उसे सिर्फ एक ही डिस्टेंस पता है। अगर उसे ये वाला डिस्टेंस भी पता होता, ये भी पता होता, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेता ये वाला डिस्टेंस। लेकिन अब उसे सिर्फ बी पता है, सिर्फ बी। और क्या वो एंगल निकाल लेगा, हाँ पढ़ा लिखा छोड़ता तो एंगल भी बता देगा, ये वाला एंगल। तो जब तुम्हारे पास सिर्फ एक एंगल हो, वन एंगल एंड वन साइड, देन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। अब वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या करेगा, ये हाइपोटेन्यूज ढूंढ लेगा या ये हाइट ढूंढ लेगा। यही हम सीखने वाले हैं आज, यही हम सीखने वाले कैसे ढूंढेगा, ठीक है। चलो भैया, चलो देख लो, ये रफ रफ काम था, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया सबसे पहली बात, स्टार लगा के एक एक पेज से करते जाएंगे, स्टार लगा के करो। तुम ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हो, ध्यान से देखो, ये है ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल थीटा ले लो बी के लिए, ये ए, ये बी, ये सी। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और नाम है क्या, स्टडी ऑफ टी रेशोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर ट्राइंगल रेशोज। सोचो इस ट्राइंगल के अंदर कितने रेशो पॉसिबल है, इस ट्राइंगल के अंदर कितने रेशो पॉसिबल है। जो मुझे दिख रहे हैं बताता हूं कौन कौन से। मुझे दिख रहा है ए अपॉन सी, दिख रहा है तुम्हें, मुझे दिख रहा है ए अपॉन बी, दिख रहा है तुम्हें मुझे एक और दिख रहा है क्या, बी अपॉन सी, ये भी दिख रहा है क्या। इनके अलावा और भी रेशोज हैं, ए अपॉन सी, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी। इनके अलावा तुम ध्यान से देखो, ए अपॉन सी का उल्टा सी अपॉन ए अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन ए, बी अपॉन सी का उल्टा सी अपॉन बी। क्या 6 रेशोज पॉसिबल है। ऐसे मानो ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल के 6 बच्चे हुए, है ना। तो पंडित जी को बुलाया, पंडित जी नाम बताओ, इनका नामकरण कर दो। तो पंडित जी ने बोला आज से इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। अच्छा ये रेशोज निकाले किसके बेसिस पे, इस एंगल के बेसिस पे। इस एंगल से देखा, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तुम देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है ए अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित जी इनके नाम रख के चले गए, क्या नाम रख के चले गए, एक का नाम पंडित जी रखे गए साइन थीटा, एक का नाम रखे गए कॉस थीटा, एक का नाम रखे गए टेन थीटा, एक का नाम रखे गए कॉसेक थीटा, एक का नाम रखे गए सेक थीटा, और एक का नाम रखे गए कॉट थीटा।
पंडित जी तो नाम रख के चले गए, बड़ी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई कि यार पंडित जी आप नाम तो रख के चले गए, अब घर में 6 बच्चे हैं, राम श्याम मोहन सोहन मनमोहन चौहान, अब याद कैसे करें किसका नाम कौन सा है, ये सारे दिखने में सेम थे बच्चे। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, याद करने का तरीका बताते हैं। क्या याद करने का तरीका? अब बहुत सारे तरीके हैं यार, वैसे तो इन्हें याद करने के तरीके की जरूरत ही नहीं, सही बताऊं तो, है ना, बट फिर भी उन्होंने बोला आज से एक चीज याद रखना। क्या? अगले पेज पे दिखाओ, यही चलो, यही पी, अच्छा अगले पेज पे दिखाते हैं, चलो पहले लिख लिया 1 2 3 एंड गो। पी बी पी एच एच पी। अब तरीके तो ये तो बहुत सारे हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लेकिन ये गलत बात है। कतई स्मोकिंग एल्कोहलिज्म इन सबको प्रमोट नहीं करना। अगर हम अभी से हमारा यूथ ये सब सीखेगा तो किस दिशा में जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, फिर आगे कोई ठिकाना मिलेगा नहीं। तो हम पापा को बोनवीटा वाला दूध पिएंगे, पापा बोनवीटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तुरंत बोलेंगे पापा, है ना, अच्छे वाले पापा है, तुम भी अच्छे बनोगे, तो बोनवीटा वाला दूध पिलाओ पापा को। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर, बहुत सारे ऐसे, एक्चुअल में बहुत सारे हैं। ऑल तो इन्हें याद करने की ऐसी जरूरत नहीं होती, ये बच्चों के लिए होता है, 10th क्लास में सिखाते हैं, अभी 11th में आगे तुम लोग, अब तुम्हें याद करने की ऐसी जरूरत नहीं। तो सबसे पहला पी अपॉन एच, इसका नाम रखा साइन थीटा। दूसरा बेस अपॉन एच, इसका नाम रखा कॉस थीटा। तीसरा पी अपॉन एच, इसका नाम रखा टेन थीटा, है ना। यानी ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या आया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या आया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम ध्यान से देखो, P अपॉन एच का उल्टा क्या होगा? H अपॉन P, इसका नाम रख दिया कॉसेक थीटा। H अपॉन B इसका नाम रख दिया सेक थीटा। H अपॉन P इसका नाम रख दिया कॉट थीटा। क्या? कॉसेक थीटा H अपॉन P, एग्जैक्टली इसका उल्टा देखो। सेक थीटा H अपॉन B, एग्जैक्टली इसका उल्टा। और कॉट थीटा B अपॉन P। क्या देख पा रहे हो? यानी तुम एक सीक्वेंस याद रखना, अभी याद करो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अभी मन में बिठा लो, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी यहां से एक फॉर्मूला भी मिला मुझे। देखो फॉर्मूले याद नहीं करने होते, बन जाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा? ये लो। क्या मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा? ये लो। क्या मैं बोल सकता हूं टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा? ये लो। और यहीं से एक और फॉर्मूला बनाते हैं। वी आर जुगाड़ू ना, तुम लोग जुगाड़ू, मैं भी जुगाड़ू, हम सब जुगाड़ू। तो जुगाड़ तो नए नए बना सकते। चलो एक चीज देखो ध्यान से, तुम एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दिख रहा है? कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, दिख रहा है? अरे पी क्या? परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस, भूल मत जाना। तुम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, देखो एच से एच कट गया, दिख रहा है? बचा क्या? पी अपॉन बी। इधर क्या? साइन अपॉन कॉस। क्या तुम एक बात ध्यान से देख पा रहे हो? पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला है? यानी ये टेन थीटा के इक्वल भी हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं नए नए फॉर्मूले अपने आप मिलते जाएंगे। क्या तुमने देखिए एक नया फॉर्मूला लिखा, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू 10 है? क्या इसका उल्टा एक और फॉर्मूला ले दूं? जैसे साइन अपॉन कॉस 10 है, तो क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा? 10 का उल्टा, 10 का उल्टा होता क्या है? कॉट। एक नया फॉर्मूला। तुम देखते जा रहे फॉर्मूले मिलते जा रहे हैं, हमें कोई फॉर्मूले याद नहीं करने होते याद नहीं करने होते यार ठीक है, याद नहीं करने होते। देखो नए नए फॉर्मूले अपने आप मिल गए, ठीक है। अब तुम लिखना चाहो इनकी वैल्यू यहां से इस ट्राइंगल से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? चलो पहले देख लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन सी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख पा रहे हो? देख लो। बाकी तीनों तुम अपने आप लिख सकते हो, हाँ ना बोलो। क्या एक ही पेज पे ट्रिग्नोमेट्री की जड़ पता चलेगी तुम्हें? क्या है ट्रिग्नोमेट्री की रूट ढूंढ ली हमने, जड़ क्या है ना। अब तुम 11th में एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो पूरे सर्कल की, अभी सिर्फ ये एक ट्राइंगल की है, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, अगला पेज, अब ट्राइंगल को फिर से लेके आओ, ट्राइंगल के चीथड़े चीथड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े करके ट्राइंगल को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। इसकी जड़ तक ए बी सी। फिर से देखो, मुझे बताओ अगर ये थीटा, ये 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाला एंगल ढूंढ के देखो। चलो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल है ना, इसको क्या बोल दूं? एक्स बोल दो। क्या तीनों मिला के 180 डिग्री? 90 उधर माइनस में ले जाओ, थीटा भी उधर माइनस में लेके जाओ,
एक्स निकाल दोगे 90 माइनस थीटा, हाँ ना बोलो, क्या एक्स की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। चलो अब देखो ध्यान से देखना, मैं तुमसे पूछूं साइन थीटा, क्या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ए अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। हाँ। अभी ध्यान से देखना एक चीज, अब मैं तुमसे अगर पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, यानी इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है। सही बात देखो, यानी समझ में आया, तुमने थीटा चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया। देखो अब अगले पाओ, कॉस थीटा, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर तुमसे पूछूं कॉस 90 माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या ये होगा, ए अपॉन, और हाइपोटेनस वही है सी। तुम ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो तो यहां से हमें नए फॉर्मूले मिले, क्या साइन थीटा इक्वल होगा कॉस 90 माइनस थीटा के। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल होगा साइन 90 माइनस थीटा के। सही बात है ना। इसी तरह टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, इसी तरह कॉट थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा के। क्या बात याद रखोगे, देख लो देख लो। इसी तरह कॉसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा के, इसी तरह सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या बिल्कुल टेंथ वाली फीलिंग आ रही है, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री पल्ले पड़ गई क्या होती थी। देख रहे हो कितना आसान था, कितना आसान था, कितना आसान था ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे फालतू में डरते थे कि इसमें हार्ड लगा कुछ, मुझे बताओ। ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने दिखाई है विद प्रूफ, कैसे आती हैं, कितना आसान है। हाँ नोट करो, ठीक है आगे देखो। अब फिर अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी तुम्हें दिखाता हूं। चलो एग्जाम्पल, कभी तुम्हें कहीं लिखा हो साइन 30 डिग्री, है ना, तो कैसे से लिख सकता हूं, साइन थीटा, यही फॉर्मूला है। चलो देखो, देख लो मैच करो, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 30, 90 माइनस, यानी देख रहे हो मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री को इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, यानी जो वैल्यू साइन 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की होगी। कितना आसान है, देख रहे हो। बस ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं टेन 45 डिग्री, क्या लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 45, क्या वापस से कॉट 45 आ जाएगा, यानी टेन 45 को कॉट 45 इक्वल होंगे। समझ रहे हो बात, है ना। हम थीटा को वैसे डिग्री में पढ़ेंगे नहीं, वो तो अभी बता रहा हूं, आगे चेंज कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल उठाओ। ट्राइंगल के मैं क्या कह रहा हूं, बार बार चीथड़े करते रहना, ट्राइंगल को बार बार परेशान करना। उठाओ, काम करो, इसका यूज करो, फिर फेंक दो। ये थीटा, ये ए, ये बी, ये सी। अब पाइथागोरस बाबा बोले यार तुम सारे तो काम कर ही रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मेरा भी यूज कर लो, मेरी इक्वेशन का भी यूज कर लो यार, हैं। तो हमने कहा ठीक है जी कर लेते हैं, अब आप इतने महान हैं तो आपकी भी तो करनी पड़ेगी यूज इक्वेशन। चलो, क्या पाइथागोरस इक्वेशन ये होती है, सब लोग बताएंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं सिर्फ रेशोज। अगर मुझे इनका रेशो बनाना है, क्या मुझे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को क्या मैं इससे डिवाइड कर सकता हूं, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो मुझे पूरी इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया। चलो क्या डिवाइड होगा, बनाया ए अपॉन सी का स्क्वायर, क्या ये ऐसा है, बी अपॉन सी का स्क्वायर, ए अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या साइन थीटा होता है स्क्वायर, बी अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या कॉस थीटा होता है। पहली इक्वेशन, इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। एक इक्वेशन ढूंढ ली मैंने। चलो एक और, फिर से लिखो, क्यों लिखा फिर से, ए बोला मेरे में क्या कमी है, मेरे से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे, सी से क्यों कर रहे हो, है मतलब सी इक्वल्स टू के बाहर तो वो राजा है, मेरे से भी करो। अब ए से डिवाइड करो तो पूरी इक्वेशन की, ये देखो सी अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो गया 1, बी अपॉन ए का स्क्वायर। चलो देखो सी क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, देख लो पीछे, मुझे तो याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा, देख लो चाहे, प्लस 1 बी अपॉन ए, बी अपॉन ए ये कोट स्क्वायर थीटा, देख लो चाहे। एक नई आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी मिल गई, तीसरी आइडेंटिटी बताने जा रहा हूं मैं,
अब जब हमने ए से डिवाइड कर लिया, सी से डिवाइड कर लिया, तो बी को काहे छोड़े भैया, हैं बी को क्यों छोड़े बताओ। चलो तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी से भी डिवाइड कर दो, तीसरी आइडेंटिटी आने वाली भैया। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारी आएगी भैया, क्या बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तीन आइडेंटिटी भैया, एक ये और एक ये तीन आइडेंटिटी देख लो, मैं साइड हो रहा हूं, देख लो भैया, ये तीन आइडेंटिटी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, इनका काम बहुत आएगा, है ना। चलो भाई आगे चलें। तो अब इसके बाद तुम्हें थोड़ी सी कुछ वैल्यूज लिखवानी है मुझे ना, वो वैल्यूज क्या बता देता हूं। ये कुछ वैल्यूज है जो तुमने क्लास 10th में भी देखी होंगी, तुम्हें सारी याद नहीं करनी इन वैल्यूज को। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम अब तो याद नहीं करने बैठोगे, 10th में तुमने पढ़ी होगी, पर इनका तरीका क्या होता है निकालने का बताता हूँ। पहले लिखो 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड कर दो 4 से, फिर रूट कर दो, ये तरीका होता है। तो 0 इसका फॉलो करोगे तो 0 आएगा, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये √3/2, ये 1, बाकी आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में लिखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, वो तीनों बाद की बात है, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यूज होती है वो साइन थीटा की होती है, साइन 0 डिग्री आया 0, साइन 30 डिग्री आया 1/2, साइन 45 डिग्री आया 1/√2। यानी तुमसे कोई पूछे बताओ साइन 60 डिग्री वैल्यू, डायरेक्ट √3/2, पॉइंट समझे। यानी तुमसे कोई पूछे बताओ कॉस, अब देखो ये वैल्यूज कैसा है, सिर्फ इन 5 को देखना, अभी तुम्हें सिर्फ इनको देखना बताता हूं, सिर्फ यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां तक देखनी है टेबल, है ना। पहले 5 आ गई, इनका उल्टा कर दो, 1 यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ठीक है, ये यहां लिख दो, ये वाली वहां लिख दो। अब तुम्हें याद होगा टेन थीटा क्या होता है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, ये दोनों डिवाइड करो ये आएगा, सही लिखा मैंने, हाँ, ये दोनों डिवाइड करो 1 आएगा, ये दोनों डिवाइड करो √3 आएगा, और 1 के नीचे अगर 0 आ जाए उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं जो कि गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे कोसेक थीटा की वैल्यू, दिमाग लगाओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तुम एक चीज पढ़ाई हुई है मैंने, साइन का उल्टा कोसेक होता है, 0 का उल्टा, 0 लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा। और क्या ये नॉट डिफाइंड होता है, हाँ ना बोलो, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, बात समझे। ऐसे तुमसे कोई सेक थीटा की पूछेगा, कॉस की वैल्यू का उल्टा कर देना, कोई तुमसे टेन थीटा का उल्टा पूछेगा, इसकी वैल्यू उल्टी कर देना कॉट थीटा के लिए, बात समझ में आई। अब ये कुछ वैल्यूज जो तुम्हें याद रखनी है, ये बाद में काम आएंगी तुम्हारे, अभी नहीं काम आएंगी, ये कुछ वैल्यूज जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ये डायरेक्ट याद कर लो, कोई तुमसे पूछे बताओ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, तुम डायरेक्ट बोलोगे -1/2, ये वेक्टर में बहुत काम आती है, ठीक है। कोई तुमसे पूछे बताओ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, डायरेक्ट -1, ये याद कर लेना, ठीक है। देख लो 1 2 3 एंड गो, एक ये याद कर लेना। ये बहुत अलग सा टेबल है जो फिजिक्स में बहुत यूज आता है। यानी अगर कभी भी ये एंगल 37 डिग्री है, ये 90 हुआ, कैलकुलेट करो ये 53 आएगा, करके देख लो। तो साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ऐसी cos 37 tan 37, साइन 53 डिग्री क्या इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये देख लो, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ये टेबल याद कर लेना, ये 11th जेईई नीट के लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा ये लेक्चर तुम्हें पता है ना सबके लिए होता है, ये लेक्चर 11th और नीट दोनों वाले बच्चों के लिए है। कभी कुछ बच्चे कहे सर ये सिर्फ स्कूल का, नहीं, स्कूल वालों को तो फायदेमंद है ही, नीट वालों को भी फायदेमंद का है ना। चलो आगे चलते हैं। तो बता तुम्हारी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी, पता है ना। अब आ जाओ किसकी, क्लास 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, अच्छा एक बात बताओ, ये कार्टेशियन प्लेन होता है सबको पता है ना, है ना। अभी तक जो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई वो सिर्फ पता है कितनी थी, अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ ये वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, पता है, सिर्फ ये ए बी सी, सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री। यानी मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई अभी तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, किसकी, फर्स्ट। एक्चुअल में इसकी ट्रिग्नोमेट्री अलग होती है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी ट्रिग्नोमेट्री अलग होती है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी ट्रिग्नोमेट्री अलग होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ज्यादा अलग नहीं होती, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा अलग नहीं होती, टेंशन मतलब, है ना, ठीक है। जरा देखो ये हमेशा सी ऐसे ही रखो, सी सबका सेम रहेगा, हाइपोटेनस क्योंकि, है ना। बी इधर पॉजिटिव के इधर नेगेटिव, ए इधर भी पॉजिटिव, देखो ए को कंपेयर करो इस वाली लाइन से, पॉजिटिव आई एक्सिस तो ए भी पॉजिटिव, इधर बी एक्स नेगेटिव, इधर बी नेगेटिव, इधर बी एक्स पॉजिटिव, इधर बी नेगेटिव, इधर आओ, ये वाली नेगेटिव वाई एक्सिस होती तो ये माइनस बी माइनस ए हो गया, देखो, है ना। ये भी नेगेटिव वाई, देखो ये माइनस ए हो गया,
ये बस याद रखो, बेसिक तुम्हें तरीका सिखाया, अभी इसमें करेंगे, अभी टेंशन मत लो। सबको पता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, पता है बात, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, पता है। ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने खास बात बताई, पता क्या, साइन इसका यूज होगा, लिख लो, लिखा हुआ है वैसे तुमने, क्या ये कॉस थीटा होता है, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा होता है। क्या तुमने एक बात नोटिस की, जितने भी तुमने चेंज किया आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, अब उधर नेगेटिव भी आएंगे, यानी कि नोट करो, साइड मोरो 1 2 3 एंड गो। यानी जो तुम्हें मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, इसमें ऑल पॉजिटिव, सारे जो भी चेंज करने के बाद चीज आई वो सारी पॉजिटिव है, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ ये दोनों। इस क्वाड्रेंट में तुम्हारे टेन और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बस इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव हो ना हो अलग बात है, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। यहां कॉस और सेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको एस से डिनोट कर देते हैं, इसको टी से डिनोट कर देते हैं और इसको सी से डिनोट कर देते हैं। ए एस टी एस, ए एस टी सी, ऑल स्कूल, कहां जाते हैं ऑल स्कूल, टू कॉलेज, ऑल यानी ऑल पॉजिटिव, एस साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव, ये वर्ड ध्यान सुनना, टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव, कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव। यानी जब तुम यहां चेंज करते हो तो सबके आंसर पॉजिटिव आते हैं, जैसे कि मैंने यहां दिखाया, वहां देखो। लेकिन जब तुम यहां चेंज करोगे तो सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अगर मैं पूछूं टेन थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव, कैसा आएगी दिखा दूंगा अभी, है ना। एक और चीज याद रखनी है, ये लाइन होती है 0 डिग्री की, 0 डिग्री घूम के तुम वापस आए क्या 360 डिग्री की, 360 डिग्री तुम वापस घूम के आए क्या 720 डिग्री इसकी, यानी 360 से मल्टीप्लाई प्लस करते जाओ, देखो ये 0 घूम के गई, ये 180 डिग्री, फिर घूम के इधर गई ये, अच्छा ये वाली कितनी 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, फिर वापस से 360 डिग्री, देखो फिर 360 प्लस 90 कितना हुआ, 450 डिग्री। यानी अगर कहीं लिखा मिले 450 डिग्री, इसका मतलब है 90 डिग्री, दोनों सेम बात है, ठीक है। कहीं 0 डिग्री लिखा मिले, 360 डिग्री मिले, 720, मतलब सेम बात है, ठीक है। चलो 450 प्लस 90 क्या 540 डिग्री, 540 प्लस 90 क्या 630 डिग्री, 630 प्लस 90 क्या 720 डिग्री। देखो ये याद रखोगे, अगर कहीं तुम्हें लिखा मिले 360 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री है। कहीं तुम्हें लिखा मिले 450 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री है। कहीं तुम्हें लिखा मिले 630 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये है। अब एक और चीज, जब 90 डिग्री कहीं दिखाई देगा और 270 डिग्री कहीं दिखाई देगा, 90 डिग्री का मतलब 450 डिग्री भी है, ध्यान रखना, तो वैल्यूज चेंज होंगी। लेकिन अगर कहीं 0 डिग्री या 180 डिग्री की दिखाई दे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अभी दिखाऊंगा तुम्हें, कोई चेंज नहीं होगा। इस पेज को बहुत ध्यान से देखना, आगे बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। मैं इसकी यूजफुलनेस तुम्हें दिखाने वाला हूं, और जो समय शुरू होता है अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं ना। फिर मैंने तुमसे बोला बताओ टेन 90 प्लस थीटा, फिर मैंने तुमसे बोला कॉस 90 प्लस थीटा। जहां 90 दिख गया मतलब चेंज होगा। चलो पहला काम, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, पता है तुम्हें, कॉस थीटा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट, कॉट थीटा। कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा। सारे एग्जांपल दे रहा है, कुछ दे रहा हूं, अब दिमाग लगाओ। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये 90 है, क्या प्लस थीटा मतलब मैं इधर आ गया, क्या ये तीनों बातें सेकंड क्वाड्रेंट की हो रही है, हाँ ना बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसकी वैल्यू पॉजिटिव, सिर्फ साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, सही बात। ये किसकी वैल्यू 10 की, मतलब माइनस।
ये किसकी वैल्यू? कॉस की, मतलब माइनस। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो साइन थीटा, साइन थीटा की मतलब देखो ध्यान सुनो, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये नहीं देखना क्या लिखा है, तुम्हें ये देखना किसकी वैल्यू की बात हो रही है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, दैट्स इट। ये समझ में आ गया? अब मैं तुमसे क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे पूछ लूं, बताओ तुम लोग मुझे बताओ, सेक 90 प्लस थीटा कितना होगा? सब लोग बोलेंगे सर माइनस होगा, पक्का है, क्योंकि यहां तो सेक होता है माइनस में, है ना। ये होगा तुम्हारा कॉसेक थीटा। लेकिन इसका उल्टा पूछ लूं, कॉसेक 90 माइनस प्लस थीटा, यहां प्लस है, ध्यान रखना। अब तुम क्या लिखोगे? प्लस का सेक थीटा। क्यों लिखोगे? कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई? देख लो, एक पेज भी तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल तक गला गया मेरी दिवाली तो मन गई भाई गले की वजह से। चलो और देखो, एक और कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 180 माइनस थीटा, और एक जगह लिख दूं साइन 180 प्लस थीटा, तीन दोनों में डिफरेंस देखना। एक लिख रहा हूं कॉस 270 माइनस थीटा, एक लिख रहा हूं टेन 270 प्लस थीटा। और क्या लिखे? टेन 180 प्लस थीटा, और क्या लिखे? सेक 180 प्लस थीटा, और क्या लिखे? काफी हो गया ना, है ना। चलो पहले ये देखो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सब लोग दिमाग लगाएंगे ना। अलग अलग क्वेश्चन, इस बार मिक्स क्वेश्चन दिए मैंने ना। चलो, क्या ये 90 प्लस थीटा है, साथ में 180 इधर है? क्या ये 180 माइनस थीटा भी है? दिमाग लगाओ, यहां 180 में से माइनस कर दो थीटा। क्या ये तुम्हारा 0 और 360 है ना? चलो, क्या ये तुम्हारा 270 माइनस थीटा भी है? और यहां 180 से आगे जाओगे तो 180 प्लस थीटा भी है, यानी ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है। चलो अब जरा यहां देखो, 270 प्लस थीटा, क्या ये तुम्हारा 270 प्लस थीटा भी है ना। और यहां से 360 है ना, यहाँ पे 360 माइनस थीटा भी लिख दूं, क्या तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है? हाँ नहीं, फोर्थ है, सॉरी। ये बात याद रखोगे। अब देखो जरा ध्यान से, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कि इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू 180 मतलब नो चेंज, सेम साइन थीटा आ गया। 180 मतलब नो चेंज, तो साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट की बात है? सेकंड, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। आ जाओ, 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा रहने दो। अब देखो क्या दिखा, 180 प्लस थीटा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है। अब आ जाओ, कॉस 270, क्या 270 चेंज होता है? कॉस किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। ठीक है, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। क्या इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है? नेगेटिव। अब देखो, 10 270, 10 270 चेंज होगा, हाँ 10 किस में चेंज होता है? कॉट थीटा में। 270 प्लस थीटा, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है? नहीं। आ जाओ इधर, 10 180 प्लस 180 मतलब नो चेंज, तो 10 थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, हाँ। सेक 180 देखती नो चेंज, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के, इसमें सेक पॉजिटिव होता है? नहीं, सेक वहां पॉजिटिव होता है। देखो मजा आ गया? जल्दी बताओ बेटा, सबको फीलिंग आ गई जो मैंने तुम्हें पढ़ाया कॉन्सेप्ट? देख लो भी जल्दी, ठीक है। चलो एक दो चीज और देख लो स्टार करके, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्या याद रखोगे? मान लो एक आदमी यहां से यहां गया, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ये तो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। इसको बोलते हैं रेडियस, और ये होता है थीटा। देख लो, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर। क्या यहीं से मैंने तुम्हें लेंथ ऑफ रेडियस का फॉर्मूला बताया था, आर इंटू थीटा। सोचो फॉर कंप्लीट चक्कर, कोई इंसान पूरा चक्कर लगा दे, फॉर वन कंप्लीट राउंड, क्या ये थीटा 360 डिग्री हो गया? और क्या डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 2 पाई आर हो गया? हाँ ना बोलो, हो गया। ये पूरा 2 पाई आर हो गया चक्कर, है ना। फॉर्मूले में डालो, 2 पाई आर इक्वल्स टू आर इंटू 360। देखो आर से आर कैंसिल, क्या 2 पाई इक्वल्स टू आ गया 360 डिग्री, यानी ये 2 पाई क्या है?
अब तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिग्री में नहीं लेते यूनिट, एसआई यूनिट होती है एंगल की रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। तो क्या यहीं से बता सकता हूं पाई रेडियन, क्या मैं बोल सकता हूं पाई की वैल्यू 180 डिग्री। सॉल्व करके 2 डिवाइड में ले जाओ, है ना। इसी तरह पाई बाई 2 तुम्हारा हुआ 90 डिग्री। इसी तरह पाई बाय 6 तुम्हारा हुआ 30। अब तो सारी वैल्यूज लिख लोगे ना, अब तो सारी वैल्यूज लिख सकते हो, देख लो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बता दो, कोई भी दुख दुविधा हो देख लो। क्या बात याद रखोगे? और भी बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में, बट हमें इतना डीपली जाना नहीं, हमें कुछ फॉर्मुलेज लिखने और भी बहुत चीज होती है, बताता हूँ। चलो एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। तुमने चारों क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली अब तो, ठीक है। तुमने सुनी होगी एक चीज कि साइन माइनस थीटा इक्वल तो होता है माइनस साइन थीटा, है ना। लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा। यहां से माइनस गायब हो जाता है, कभी सोचा क्यों? सोचो अगर ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल माइनस थीटा होगा? हाँ ना बोलो, देख लो। है ना। अगर ये ए है, क्या ये माइनस ए होगा? ये बी है, ये सेम, सी सेम दोनों के लिए। तुम खुद लगा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम खुद लगा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ देख लो। चलो साइन माइनस थीटा करके देखते हैं। क्या साइन माइनस थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही। क्या आंसर आ गया? ए अपॉन सी क्या है? साइन थीटा। क्या माइनस साइन थीटा? देख लो। लेकिन अगर मैं कॉस माइनस थीटा करके देखो, देखो क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के कॉस थीटा ही है, देख रहे हो। मैं भैया मैं कह रहा हूं, मैं मैथ्स भी फील कराता हूं भाई। हल्के बदले ना तुम अपने अक्षर को, मैथ्स हो फिजिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखो, अब एक काम करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मुलाज हैं। वैसे तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री काफी होती है, कुछ बेसिक फॉर्मुला जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो क्या है। अगर कभी भी तुम्हें साइन एक्स प्लस वाई मिले तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। लेकिन अगर माइनस मिले, देखो नीचे लिखा है, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तभी मैंने देखो प्लस माइनस सीक्वेंस में लगाया। लेकिन यहां देखो कॉस एक्स प्लस वाई मिलेगा तो उल्टा होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई मिलेगा तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, यहां पर उल्टे देखो प्लस माइनस और उल्टा लगा दिया, समझ गए। कभी ये फॉर्मूले देखो, ये तुम्हारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें ये है तुम्हारे दोनों। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत काम आएगा। कॉस 2 थीटा भी तुम्हारा काम आएगा ही। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इससे एक और नया फॉर्मूला बन सकता है, तुम ध्यान से देखो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बनाने को तुम कितनी बना लो, फिर 2 डिवाइड में ले जाओ, है ना। तो तुम्हारे फॉर्मूले बहुत सारे बन सकते हैं। टॉफी खा लें जरा, ठीक है। गला दर्द कर गया भाई बहुत ज्यादा, क्या बताएं तुम्हें। ठीक है चलो देखो, ये कुछ फॉर्मूले cos 2 थीटा के एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का एक और है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, बस हमें इंपॉर्टेंट ही करने हैं जो हमारे यहाँ यूज आने वाले, जो हम पढ़ेंगे। बाकी फॉर्मूलाज जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे मैं साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो क्या होता है। ऐसे मानो मैं यहां हूं और ये एक ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से देखना। ये एक ट्राइंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये है तुम्हारी हाइपोटेन्यूस। बहुत ध्यान से एक बात सोचो, क्या तुम्हें हाइपोटेन्यूस और बेस लगभग बराबर नहीं दिख रहे? क्योंकि परपेंडिकुलर बहुत छोटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हाइपोटेन्यूस और तुम्हारा बेस लगभग बराबर नहीं है? तुम ध्यान से देखोगे अगर, क्योंकि परपेंडिकुलर बहुत छोटा है। और क्या तुम्हें दिख रहा है ये एंगल ना के बराबर है? ना के बराबर। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सही बात। चलो अब एक चीज समझते हैं। क्या तुम्हें कॉस थीटा का आंसर, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या ये दोनों लगभग इक्वल है? तो क्या इक्वल है तो कट बना जाएगा। ये कब बना सकता है? when theta is very very small, यानी cos theta is approximately equals to 1। कब? when theta is very very small। क्या बात याद रखोगे? समझ में गए क्यों? ठीक है। इसी तरह sin थीटा इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स हो जाएगा थीटा। ये 0 ये 1 नहीं होंगे, ध्यान रखना है ना, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता था, याद करो, होता था। हाँ, तो ये तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक। एक होती है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या है सर? मान लो कभी तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए 1 प्लस
इसका करो पावर 10, तो बड़ी दिक्कत नहीं आएगी करने में। पहले इसे सॉल्व करो, बहुत भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगी तो, है ना। इसे फील करो कुछ ऐसा, 1 + x की पावर n, एंड इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, यानी अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले को ध्यान से देखना, इक्वल्स टू 1 प्लस ये n इसके आगे ले आओ, ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यानी मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 1 + 10 मल्टीप्लाई बाय, क्या अभी क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो, 10 की मल्टीप्लाई से करोगे, 1 0 कम 3 0, 1.00001 आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आंसर, देख लो, देख लेना चाहिए। यानी तुम देख रहे हो कितना आसान हो गया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। इसलिए कहते हैं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे बहुत ज्यादा काम के टॉपिक होते हैं ना, बहुत ज्यादा काम के टॉपिक। चलो, तो अब लगभग हमने बहुत सारी चीजें देख ली है ना। इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार लगा के लिखो। तुमने एक चीज नोटिस करी, साइन 0 डिग्री 0 था, है ना, और साइन 90 डिग्री 1 था, और साइन 180 डिग्री -1 था। तुमने अगर नोटिस किया हो तो ये था, यानी ये साइन की सबसे बड़ी वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा थीटा होगा 90 डिग्री, और साइन थीटा मिनिमम कब होगा, ये बातें हमारी काम आती है फिजिक्स में। मिनिमम कब होगा जब हमारा थीटा होगा 180 डिग्री, नहीं नॉट 180, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, 180 डिग्री तो 0 होता है भैया, सॉरी बेटा, माइनस, सॉरी, हमें माफ कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, हमें माफ करिएगा, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री 0 होता है ना, साइन -1 कब हो सकता है, सोचने दो। साइन 90 डिग्री होता है तुम्हारा 1, है ना, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 180 डिग्री 0 होता है, साइन 270 डिग्री होता है -1, याद रखना है ना। कैसे सोचा सर, यहां 90 डिग्री पे बने, दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए, यहां -1 होगा, ठीक है। तो तुम्हें देखो ऐसे वैल्यूज अपने आप याद होती चली जाती। तो साइन 270 डिग्री क्या होगा, -1। 90 को बोलते हैं π/2, 90 को बोलते हैं π/2 एंगल, 270 को बोलते हैं 3π/2, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बन जाता है साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा है, तुम एसी करंट पढ़ोगे 12th क्लास में एक चैप्टर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ का नाम है साइनोसोडियल ग्राफ, साइनोसोडियल, लिखने की जरूरत नहीं, खैर ग्राफ का नाम किसे याद करना है, ग्राफ का नाम याद नहीं करना। देखो ये 1 -1, ये देखो -1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। ये 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री पे साइन 0, 90 डिग्री पे साइन 1, 90 डिग्री पे देखो 1, 180 डिग्री पे फिर से 0, ये पाई, 3π/2 पे साइन -1, फिर दोबारा से 2π पे साइन 0, यानी 360 डिग्री। ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ है, देख लो बेटा। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये एंगल है, ये वैल्यू है, देख लो। ऐसे ही तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यूज भी याद रखनी, कैसे, देखो स्टार लगा के फिर से। कॉस 0 डिग्री कितना था, तुमने ध्यान दिया हो तो 1, कॉस 90 डिग्री कितना था 0, कॉस 180 डिग्री कितना था -1, देखो ध्यान से, कॉस 180 डिग्री तुम्हारा -1 था, अगर तुमने ध्यान देखा हो तो, ठीक है। देख रहे हो भैया, देख रहे हो, चलो देख रहे हो विनोद, हैं। इस बार नोटिस करो तुम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और क्या ये मिनिमम वैल्यू है। जिसको एक बात नहीं पता, अगर दो चीजें पैरेलल होती हैं आपस में, पैरेलल, तो इनके बीच में जो एंगल होता है ना, वो होता है 0 डिग्री, याद रखना। लेकिन अगर दो चीजें एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री बेटा। और मैं फिर से माफी चाहूंगा तुम लोगों से यार, आज आराम से मेरे अंदर एनर्जी उतनी नहीं दिख रही होगी तुम्हें, जिस तरह से तुमने पहली क्लास के अंदर देखी थी। बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब है, मैं बता भी नहीं सकता, और उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा। अगली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एकदम तंदुरुस्त हो जाऊँगा, सो दैट तुम लोगों को क्लास में फेस ना करना पड़े, है ना। दिल से सॉरी, है ना। चलो ठीक है, आई होप। और हाँ, इस वीडियो के बाद तो तुम्हारी दिवाली वाली बात, चलो यार, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, है ना। दिल से दिवाली, और सब लोग एंजॉय करना खूब, है ना। देखो पढ़ाई लिखाई और करियर एक्चुअल में पूरे लाइफ टाइम चलता रहेगा, रियलिटी में,
मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस किसी एज में आ चुका हूँ ना तुम्हारी एज से निकल के, ये कभी नहीं रुकने वाला, है ना। दैट डजंट मीन कि इस पर ध्यान ना दो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम लाइफ को सिर्फ यही मान लो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा सर आप तो हैरी पुलाव बोल दे रहे हो, हमारा बैकलॉग कौन देखे। सब पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो। दिवाली में शाम को घर वालों के साथ बैठ के थोड़ी देर या तो दिए जलाना या मोमबत्ती जलाना, है ना, और घर वालों के साथ बैठ के पूजा में बैठना, है ना। वो जो टाइम तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे ना घर वालों के साथ, वो भी तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी भरता है ना। जब इंसान पूरी तरह नेगेटिव हो जाता है ना तो वो पढ़ पाता ना कुछ कर पाता, है ना। तो तुम्हें पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड भी करना जरूरी है। जिन घर वालों के लिए तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, इस मेन टाइम में उनका साथ नहीं छोड़ सकते ना, है ना। ये वही वाली बात हुई कि इंसान पैसे के पीछे इतना भागा कि जिनके लिए कमाया वही पीछे रह गए, समझे बात। तो पढ़ाई के पीछे भागो, बिल्कुल पढ़ो, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ो, इतना पढ़ो कि कायनात तुम्हारा रिजल्ट तगड़ा ले गया, है ना। लेकिन इतना नहीं भागना कि जिनके लिए पढ़ाई कर रहे हो वो पीछे रह जाए, है ना। उनके सपोर्ट की तुम्हें हमेशा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ भाई तुम्हें दिवाली की शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और मैं खुद को दे लेता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं खुद को दे लेता हूँ, तुम लोग कमेंट में दे देना, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाओ, याद रखोगे इसको। देखो मैं तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ जो काम के आते हैं, फिजिक्स में स्पेशली काम के आते हैं ना। अब देखो जरा, ये 0 डिग्री है, क्या ग्राफ 0 डिग्री पे 1 था ऑलरेडी, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ना। ये cos थीटा का ग्राफ है, ये किसका cos थीटा का ग्राफ है। तो देखो 0 डिग्री, क्या 90 डिग्री पे 0 है, नहीं π/2 पे। क्या 180 डिग्री पे -1 है, 180 डिग्री यानी पाई, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री, वापस 0 हो गया, है ना। ये 1, ये -1, ये बात याद रखोगे। यानी cos 0 डिग्री शुरुआत में 1 होता है, समझना। cos थीटा और sin थीटा का ग्राफ देख लिया सब बच्चों ने, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आई होप कि किसी को कोई दिक्कत ना हुई हो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, है ना। देख लो मैं साइड हो रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगभग यहाँ कंप्लीट हो गई भैया, है ना। चलो भाई अब इसके इसके बाद एक काम करते हैं, ग्राफ स्टार्ट कर देते हैं भाई। इसके बाद क्या कर देते हैं, ग्राफ्स। अब बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे मैं ना, वैसे तो हमें बहुत बेसिक बेसिक ग्राफ पढ़ने बेटा, ज्यादा हार्ड हमें ग्राफ पढ़ने नहीं है। तो ग्राफ हेडिंग डालो GRAPHES, जिराफ्स नहीं ग्राफ्स। तो देखो जितने भी बच्चे पढ़ते पढ़ते बीच में खो जाते हैं ना, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं बेटा फोकस एक ही तरीके से बना रहेगा। कैसे, जैसे ही मैं तुम्हें ग्राफ कराऊं तुरंत 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 क्या करोगे, तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी बने, वहां पे देख लेना ग्राफ के कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो जब तुम छोटे बच्चे थे, छोटी बच्ची हो क्या वो वाला नहीं, जब तुम छोटे बच्चे थे तो छोटे छोटे ग्राफ बनाए थे तुमने, याद करो। तुमने एक सबसे पहला ग्राफ पढ़ा था, याद दिला देता हूं, y इक्वल्स टू एक्स का, याद है y इक्वल्स टू एक्स, यानी अगर x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, डाल के देखो जो x की वैल्यू आएगी वही y की आएगी। ऐसे केस में तुम्हें ग्राफ मिला होगा स्ट्रेट लाइन, देख लेना चाहे y अगर -1 होगा, x अगर -1 होगा तो y भी -1 आएगा, x अगर 0 होगा तो y भी 0 आएगा। ये तुम्हारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। इसी से रिलेटेड मान लो फिर से एक्स वाई का ग्राफ, ये एक्स वाई के ग्राफ चल रहे हैं ना, एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो मान लो एक ग्राफ तुम्हारा, ये मान लो 1, ये 1, अरे बन जा, हैंग हो गए भैया जी हमारे, क्या करें बताओ, हट जा भाई, हट गया। मान लो ये 1 ये 2, अब मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, यानी तुमने क्या किया है, रियलिटी में तुमने इस वाली लाइन को यहां से उठा के यहां पटक दिया। क्या 2 प्लस में ले गए ऊपर, है ना, क्या 2 प्लस में ले गए तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं y इक्वल्स टू -x2 की इक्वेशन बनाओ, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या पूछा बताओ, y इक्वल्स टू x -1 -2, सही बात है ना। फिर वही x y, इस बार जो लाइन बनेगी उसको वो बनाएंगे इस तरह से, ये रही, ये इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू x -2। चाहे तुम पुट करके देख सकते हो, x की वैल्यू को 0 रखो, क्या y 2 आ जाएगा, देखो, है ना। अब सुनो जरा, क्या यहां पर x प्लस कुछ भी नहीं है तो 0 मान लो। इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इन तीनों को बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये x है, x के साथ तुम्हें कुछ दिख रहा है नहीं, 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, हाँ ना बोलो। अगर x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 1 1। ये जो मैंने तीनों बार 1 लिखा है इसको हम डिनोट करते हैं बेटा m से, m इक्वल्स टू 1, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, इसी को हम बोलते हैं स्लोप।
जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे ना तुम्हें और डिटेल में समझ में आएगा। मैंने अगले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए इसके। खैर तुम एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, बात समझ में आई ना? स्लोप क्या है चलो दोबारा दिखाते हैं। मान लो कोई ग्राफ है, ये रहा, और यहां पे तुम्हें ग्राफ कोई दे दिया, कोई भी ग्राफ, और तुम्हें बोला इस ग्राफ की इक्वेशन ये है, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x। क्या इक्वेशन है? y इक्वल्स टू 2x। ये लिखा है तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 0। अब एक काम करो, x की वैल्यू 0 डाल के देखो, क्या y भी 0 आ जाएगा? देख लो, देखो x की वैल्यू 1 डाल के देखो, क्या y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा? देख लो, देखो देखो देखो। x की वैल्यू 2 डाल के देखो, क्या y 4 आ जाएगा? देखो देख लो। x की वैल्यू 3 डाल के देखो, क्या y तुम्हारा 6 आ जाएगा? हाँ ना बोलो। यानी तुम एक बात देख रहे हो, x जब 0 है तो y भी 0 है, सही बात। x जब 1 है तो y 2 है, x जब 2 है तो y 4 है, x जब 3 है तो y 6 है। देख रहे हो कुछ ग्राफ? देख रहे हो? देख रहे हो बेटा? तो याद रखना, जब भी x की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 होगी किसी ग्राफ में, हाईएस्ट पावर 1 होगी किसी ग्राफ में, देखो हाईएस्ट पावर यहां पे x ही 1 है, तो जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 1 है। अब जरा देखो यहां पे, ये क्या था? 1 2 3 2 4 और वहां पे आया 6, है ना? तुमसे कोई पूछे इसका स्लोप निकालो, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने का तरीका क्या है? उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, और एक बेस ऐसे बना दो, यही तो था तरीका, बताओ, है ना? यही तो है किसी भी ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भैया? नॉर्मल अपॉन बेस। नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है, नॉर्मल अपॉन में बेस, ठीक है? ये होता है किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? ये वाली लाइन है कितनी? चेक करो, क्या 2 है? ध्यान से देखो, अरे 4 माइनस 2 2 है ना ये। और ये लाइन कितनी है? 2 माइनस 1, क्या ये 1 है? स्लोप कितना है? 2। क्या याद करो x के साथ में जो लिखा है, क्या इसी को स्लोप बोलते हैं? हाँ ना बोलो। क्या तुम सभी को स्लोप निकालना है बेटा? स्लोप, सिंपल स्लोप समझ के कैसे निकालना है भाई? अगले चैप्टर में और तगड़े से आएगा, ठीक है? अच्छा चलो, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, है ना? ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? अरे ठीक है भैया, है? एक तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूं, तेज बोलना स्टार्ट कर देता हूं। आज रात को जब मैं घर पहुंचूंगा ना अपने, मेरे गले की ना बैंड बच, ऑलरेडी मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो गया। दर्द मतलब वो वाला, अंदर कुछ भी खाने में प्रॉब्लम होती है ना, गले में कुछ घाव बन जाता है, वो हो चुका है। लेकिन अब मैंने सोचा मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा पढ़ा ही देता हूं भैया। अब क्या घाव क्या ताव है। अरे भाई कॉफी मंगवाई थी मैंने, ठंडी हो गई भैया, ठंडी। हाँ चलो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है भाई, समझ गए? कोई भी ग्राफ के देख लो भैया, कोई दिक्कत हो तो, किसी को परेशानी हो। एक और स्लोप निकालना सिखा, चलो एक और दिखा देता हूं। स्लोप, हाउ टू फाइंड अ स्लोप, हाउ टू फाइंड अ स्लोप। सही बच्चा? तो देखो कोई भी ग्राफ लो, कोई भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ, है ना? अब ग्राफ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक ग्राफ हो सकता है, देखो 3 ग्राफ बनाऊंगा ये अलग अलग, है ना? एक ग्राफ रहा ये रहा भैया सिंपल एक्स वाई ग्राफ, है ना? एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ ले लो ये रहा तीसरा, देख लो दूसरा ग्राफ, ठीक है? ठीक है, तीसरा ग्राफ रहा ये। चलो, तीनों एक्स वाई ग्राफ लिए मैंने ना, तीनों एक्स वाई ग्राफ है ना? अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, गौर से समझना ना, क्या स्लोप निकालने के लिए क्या एक परपेंडिकुलर यहां डाला जाए, एक बेस यहां डाला जाए, ये एंगल थीटा। तुमने एक चीज नोटिस करी, मैंने एक स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, क्या? नॉर्मल अपॉन बेस। क्या यही दिया था? नॉर्मल अपॉन बेस। बेसिकली नॉर्मल है क्या? ध्यान से देखना, क्या ये वाली लाइन है ना? सोचो इस पॉइंट को मैं दे दूं y1 और इस पॉइंट को दे दूं मैं y2, सही बात? सिमिलरली इस पॉइंट को दे दूं x1 और सिमिलरली इस पॉइंट को दे दूं x2। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक से तरीका बता रहा हूं, प्यारा वाला एकदम, है ना? ये लाइन कितनी होगी? ये लाइन सिर्फ, क्या ये वाला पॉइंट y2, मतलब ये पूरा y2 है, देखो ये पूरा y2 है और ये वाला y1 है, हाँ ना बोलो? अगर मैं y2 में से y1 माइनस कर दूं, ये आ गया y2 माइनस y1, हाँ ना बोलो? सिमिलरली यहां देखो, ये पूरा x2 है, पता है ना तुम्हें बात? ये पूरा x2 है और ये इतना x1 है, इतना है तुम्हारा x1। देखो x2 माइनस x1, क्या ये आ गया? ये बताओ पहले समझना है क्या? नॉर्मल अपॉन बेस, क्या बेसिकली स्लोप तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ ना बोलो?
ये परपेंडिकुलर तुम कहीं भी डाल सकते हो, तुम कह रहे हो सर यहां डाल दे, यहां भी डाल सकते हो, ये भी कोई सा भी है ना। चलो क्लियर। क्या तुम्हें एक बात मैंने बता रखी नहीं बताई तो आज बता देता हूं। एक सिंबल होता है चेंज, इस सिंबल को बोलते हैं चेंज। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या बड़ा माइनस छोटा। तो y2 माइनस y1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y, यानी चेंज इन y अपॉन x2 माइनस x1 को डेल्टा x। ये भी लिख सकते हैं, ये भी स्लोप। एक्चुअल में तुम ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था तुम्हें। यही तुम्हारा टेन थीटा भी होता है, यही तुम्हारा टेन थीटा भी है। अरे भैया काहे गिरा रहे हो, मैं हमें क्या बिगाड़ा तुम्हारा है। टेन थीटा भी यही होता है, देख लो भैया। ये था स्लोप निकालना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एक बात नोटिस करो, उस ग्राफ में, इस ग्राफ में जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट पर x ये रहा, y ये रहा, इस पॉइंट पर x ये रहा, y देखो ये रहा, यानी x के साथ y बढ़ रहा है। अगर x के साथ y भी बढ़ेगा, कहीं लिखो इफ, स्टार लगा के लिख रहा हूं, इफ x इज इंक्रीजिंग एंड y इज इंक्रीजिंग, दैट इज स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्या बात याद रखोगे, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप इज इंक्रीज, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं, सॉरी, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। क्या बात याद रखोगे। अब यहां इस वाले ग्राफ में कि जैसे तुम्हारा x बढ़ा y देखो कम हो रहा है, x बढ़ा y देखो कम हो गया, x बढ़ा देखो y जीरो हो गया। क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं x इज इंक्रीजिंग बट y इज डिक्रीजिंग। ऐसे केस में स्लोप आएगा नेगेटिव। इसका रीजन भी बता देता हूं तुम्हें। चलो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं भैया हम, यहां थीटा, अरे देखो यहां पे हमने थीटा लिया ना, देखो ये रहा थीटा, है ना। क्या यहां थीटा ये वाला है, क्या एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। चेक करो 1090 डिग्री, 10 जब तुम 10 थीटा की वैल्यू निकालते हो ना, 10 थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। दिखाऊं तुम्हें, तो मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो तुम्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा। याद करो तुम्हें बताया भी था, कहां गया। देखो 10 जीरो की वैल्यू जीरो, फिर 1/√3, फिर 1। क्या 10 की वैल्यू बढ़ रही है एंगल के साथ, एंगल के साथ बढ़ रही है, देख लो, देखो देखो। फिर नॉट डिफाइंड, इसके बाद तुम 10 की वैल्यू यहां निकालोगे, आएगी -1, देख लो चाहे डिवाइड करो, यानी फिर 10 की वैल्यू माइनस में जानी स्टार्ट होगी। 90 डिग्री से आगे कूदते ही 10 की वैल्यू माइनस में आनी स्टार्ट होगी। और टेन थीटा ही क्या स्लोप है, अभी पढ़ लिया हमने। क्या टेन थीटा ही स्लोप है तुम्हारा, हाँ ना बोलो। क्या टेन थीटा ही तुम्हारा स्लोप है। दैट इज अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो तुम्हारा, अगर स्लोप का एंगल ऑब्ट्यूस है तो तुम्हारा स्लोप नेगेटिव आएगा। अब बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टेंशन मतलब बेटा, इनको एक आसान तरीके से बताता हूं, सिंपल याद रखना। कभी भी तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, देखो x इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा y भी देखो इंक्रीज हो रहा है ना। इस केस में स्लोप आएगा पॉजिटिव, इतना याद रख सकते हो। अगर उल्टा हो, स्लोप देखो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि तुम्हारा देखो x की वैल्यू के साथ साथ क्या y डिक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से नीचे आ रहा है ना, तो तुम्हारा स्लोप आएगा नेगेटिव। और अगर तुम्हारा x ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, यानी सीधी लाइन है, देखो x के साथ तुम्हारा y इंक्रीज डिक्रीज हो ही नहीं रहा, y कहां बढ़ रहा है, ऐसे केस में स्लोप आएगा जीरो। अरे एंगल है ही नहीं कुछ, स्लोप जीरो। क्या ये बात याद रखोगे, हाँ ना बोलो। ये बात क्लियर हुई सबको, किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला आगे से याद रखोगे, क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर टेन थीटा। ये सब तुम्हारे स्लोप के फॉर्मूले। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेयर m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब लाइन को कहां से काटा है x ने ना, है ना। जैसे इसका इंटरसेप्ट जीरो है, इसमें नहीं काटा कहीं भी, ठीक है। इसका इंटरसेप्ट ये है, अगर तुम x की वैल्यू जीरो रख दोगे तो y आ जाएगा, है ना। चलो बस इतना काफी है। ये तीन बात याद, जितनी मैंने सारी गाथाएं सुनाई ये तीन तुमने याद रख ली, काफी है। पिछला कुछ सब भूल गए, खत्म, कोई जरूरत नहीं। चलो अब कुछ नए टाइप के ग्राफ देखते हैं। नए टाइप के कैसे, इफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, चलो समझते हैं। तो पता है सारे ग्राफ मैंने अगले चैप्टर में भी करा दिया। अगले चैप्टर जब तुम्हारे पास आएगा ना, अभी अगले हफ्ते 2-3 दिन में आ जाए, 4-5 दिन में आ जाएगा, तो अगला चैप्टर में भी तुम्हारे ये वाले ग्राफ मैंने सारे रिपीट कराए, तो टेंशन मत लेना कोई भी बच्चा। अगर किसी को दिक्कत भी आई हो तो टेंशन मत लेना बेटा ना। चलो मान लो ग्राफ ऐसा कुछ है, ये ग्राफ है। इन ग्राफ को फील के साथ करेंगे मैं ना। अगला ग्राफ ये हो गया, अगला ग्राफ ये, ठीक है, ठीक है। और कौन सा बना है, और कौन सा,
तीन ग्राफ है अलग अलग, ध्यान से देखना। इस ग्राफ में तुम नोटिस करो एक बात, क्या पहले तुम्हारा देखो यहां x और y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो x y ये रहा। तुमने एक चीज नोटिस करी, पहले तुम्हारा x जो बढ़ा तो y धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो धीरे 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 धीरे, देख लो धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए y बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नोटिस करी तुमने ये बात? क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर देखा जाए, अगर मैं यहां पर कोई एंगल निकालूं इस पॉइंट पर, अगर मैं यहां पर कोई स्लोप निकालना चाहूं और यहां पर कोई स्लोप निकालना चाहूं, क्या ये वाला एंगल छोटा, ये वाला एंगल बड़ा है? ध्यान से देख लो, है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है इसी को बोलते हैं स्लोप का बढ़ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है इसको बोलते हैं स्लोप का बढ़ना। दैट मीन स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है यहां पे? स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्या बात याद रखोगे? इंक्रीजिंग। अब एक और चीज नोटिस करो, क्या एक्स के साथ वाई इंक्रीज हो रहा है? ये दो अलग अलग बातें। याद रखना स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा तब कब होगा? जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, तब तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर स्लोप पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर देखो एकदम तेजी से बढ़ गया, देख रहे हो? पहले अच्छा तुम यहां एंगल निकालो, चलो यहां देखो कितना छोटा सा एंगल है, यहां निकालो देखो एंगल बड़ा हो गया, यहां निकालो एंगल और बड़ा हो गया, देख रहे हो एंगल बड़ा होता जा रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग। के बात याद रखी जाएगी, हाँ ना बोलो? ये बात याद रखी जाएगी। इस पे आओ, यहां देखो, क्या तुम x बढ़ा रहे हो? इस पॉइंट पर देखो x तुम्हारा ये रहा, y ये रहा। इस पॉइंट पे देखो x तुम्हारा ये रहा, y तुम्हारा ये रहा। इस पॉइंट पे देखो x तुम्हारा ये रहा, y तुम्हारा ये रहा। क्या x बढ़ते बढ़ते y घटता जा रहा है? तो स्लोप इज नेगेटिव। पहला पॉइंट, स्लोप इज नेगेटिव। ये दो दो अलग अलग बातें हैं। क्यों? x के साथ y घट रहा है। क्या यही हुआ? अब एक बात देखो, क्या स्लोप इज इंक्रीजिंग या स्लोप इज डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करोगे, बता दो। क्या तुम एक चीज नोटिस करो, इस पॉइंट पे देखो जरा x, क्या y ये रहा? इस पॉइंट पे देखो जरा x, क्या y ये रहा? क्या y धीरे धीरे घट रहा है? और यहां पे आते क्या y एकदम तेजी से घटने लग गया? देखो देख रहे हो y एकदम तेजी से घटने लग गया। यानी पहले y धीरे धीरे कम हो रहा था फिर एकदम तेजी से। दैट मीन स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसको और भी तरीके से देख सकते हैं। देखो यहां तुम एंगल निकालो, देखो, खैर छोड़ो ये वाली बात करनी नहीं है, बस इतना इतना याद रखो। यहां क्या होगा तुम्हारा? स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, सब लोग देख लो भैया, स्लोप इज नेगेटिव। इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ फैक्टर लेना नहीं है इसमें, इसमें ध्यान रखना है तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। यहां इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना बस, है ना। चलो इस पे आ जाओ। देखो बेटा, क्या यहां पर भी तुम्हारा इस पॉइंट पर देखो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, फिर इस पॉइंट पे देखो एक्स ये रहा, वाई ये रहा। क्या फिर से वाई डिक्रीज हो रहा है एक्स के साथ? स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। समझ गए ना? नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप क्यों रहा है? समझ रहे हो ना ये वाली बात? ये इंपॉर्टेंट है, समझना है ना। चलो भाई, ठीक है। ये स्लोप नेगेटिव भी डिक्रीजिंग भी, ऑल तो इनमें नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, वो क्लियर देखते ही पता चल रहा है। ठीक है कि पहले यहां पर देखो y की x के साथ y की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर बहुत तेजी से कम होने लग गई, है ना। उस वाले ग्राफ में तुम देखो y की वैल्यू कम हो रही धीरे धीरे, पहले बहुत तेजी से कम हुई थी देखो, फिर बाद में वो धीरे धीरे होने लगी, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना। तो ये तुम्हारा ग्राफ नेगेटिव है ना। अब बात ये है कि तुम यहां पे स्लोप ढूंढोगे कैसे इन ग्राफ के अंदर? जब ग्राफ थे तुम्हारे स्ट्रेट लाइन तो स्लोप ढूंढना बहुत इजी था, दोनों पे परपेंडिकुलर डालो, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये थीटा तुमने निकाल लिया, यही था तरीका, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कर्व है, कर्व। कर्व ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ अ कर्व ग्राफ, ये कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ अ कर्व ग्राफ ये कैसे निकलेगा बताता हूं। देखो लेट्स से ये ग्राफ है तुम्हारा, है ना, बहुत ध्यान से देखना है ना। तुम्हें एक चीज तो याद है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था? वो था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही था। चलो मैं ग्राफ बनाता हूं पहले, ये कर्व ग्राफ है ना। तुम एक बात ऑब्जर्व करो, अगर तुम सोचोगे ऐसे यहां पे स्लोप निकालने का, ये सीधी लाइन है ही नहीं, तो कर्व है, तो यहां तो निकल नहीं सकता स्लोप, है ना। बहुत छोटे से एंगल को देखो, यहां थीटा है ना, बहुत छोटा सा एंगल यहां थे, क्या यहां वाला थीटा सेम है? ये दोनों थीटा अलग अलग है ना। तो जो भी कर्व ग्राफ होते हैं, जितने भी कर्व ग्राफ होते हैं, इनका सबका स्लोप वेरिएबल होता है। पहले लिखो स्लोप इज वेरिएबल, वेरिएबल एट
एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर एंगल अलग है तो स्लोप अलग है, टेन थीटा अलग हो गया ना। तो यहां पर जो हम स्लोप ढूंढेंगे ना वो पूरे ग्राफ का नहीं आता, स्लोप वेरिएबल है मतलब अलग अलग है। यहां नोटिस करो, इन वाले ग्राफ में तुम यहां का एंगल देख लो, यहां का एंगल देख लो, यहां का एंगल देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है ना, यानी यहां तुम्हारे स्लोप होते हैं इक्वल, ठीक है, यहां तुम्हारे स्लोप क्या होते हैं इक्वल, बट यहां पर स्लोप अलग अलग है। तो हम जो यहां स्लोप ढूंढेंगे वो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा। कैसा? इंस्टेंटेनियस स्लोप। इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब क्या है? यानी हर एक पॉइंट का अलग अलग स्लोप निकलेगा, हर एक पॉइंट का अलग अलग। जब तुम किसी ग्राफ को ऐसे हर एक अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हो, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, तोड़ देना। यहीं से डिफरेंशिएशन निकल के भी आएगा, अभी बताऊंगा तुम्हें ना। चलो पहले देखो, मान लो तुम क्या करोगे, यहां पे एक छोटा सा, तुम ऐसा फील करो इस कर्व में एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन तो एज्यूम कर ही सकते हो ना, बहुत छोटी सी। यहां पे एक ट्राइंगल मान सकते हो, क्या इसका स्लोप निकाल लोगे? इसे जूम करके देखो, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो इसे जूम करके देखो, जूम, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला ट्राइंगल बड़ा होकर ऐसा दिखेगा? लेकिन अब एक चीज ऑब्जर्व करो तुम, क्या ये जो y2 माइनस y1 है और ये जो x2 माइनस x1 है, क्या ये दोनों ही वेरी वेरी स्मॉल होंगे? क्या ये दोनों ही वेरी वेरी स्मॉल होंगे, हद से ज्यादा छोटे होंगे? हाँ ना बोलो, सोच के देखो जरा, अरे सोचो, ये लाइन कितनी छोटी सी है, अगर तुम इस पूरी में से इतनी को माइनस कर दोगे तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है क्या बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा? जब तुमने y2 माइनस y1 बड़े वाले में किया था तो वहां पे अच्छी खासी वैल्यू आती थी, दिस माइनस दिस, तो ये वैल्यू आती थी ना y2 माइनस y1। लेकिन अब एक बात सोचो तुम जरा, क्या यहां पर y2 माइनस y1 हद से ज्यादा छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल? सोचो, समझे बात? पहले ये बताओ मुझे, इस ग्राफ को वापस बना रहा हूं मैं, यानी यहां पर जो तुम्हें स्लोप निकालना होगा बहुत छोटा सा स्लोप निकलेगा, बहुत ज्यादा छोटा है। क्या बोल सकता हूं, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब भी तुम्हारा y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y, जब भी चेंज इन y और चेंज इन x हद से ज्यादा छोटा होगा, उसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नहीं लिखेंगे। सुन लो भी, ये होता है बड़ा चेंज, इसे हिंदी में लिख दो, चलो लार्ज चेंज लिख दो। ये होता है बड़ा चेंज, मतलब जब y2 माइनस y1 करके अच्छा खासा आंसर आए। लेकिन अगर y2 माइनस y1 करके बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, 0.01, 0.0001, इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, तब हम यूज क्या करते हैं देख लो जरा। तब हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को ये नहीं लिखते डेल्टा y, इसको एक नया नाम देते हैं dy। इसका मतलब होता है काफी ज्यादा छोटा चेंज, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, very very small change in y with respect to x। मतलब x को बढ़ाने घटाने पर y में होने वाला चेंज बहुत ना के बराबर है, बहुत ज्यादा छोटा है। ऐसे केस में हम इसको लिखते हैं dy अपॉन dx, और यही आगे चल के डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है, यही आगे चल के डिफरेंशिएशन बनेगा। देख लो जरा, कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो, चलो यही ये वाली चीज याद रखना, ये डिफरेंशिएशन में काम आएगी ना। चलो कुछ बेसिक से ग्राफ और बना लो। क्या सर्कल का ग्राफ है ना, सर्कल का ग्राफ बोल दो, हमारे इतने काम का नहीं, पर फिर भी बना देता हूं। ये मान लो सर्कल है ना, ये तुम्हारा क्या भैया सर्कल, ठीक है। ये क्या है x, ये क्या है y, ठीक है, ये x ये y, तो इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, r मतलब रेडियस, ये इक्वेशन होती है। देखो देखो देखो, जल्दी देखो देखो, सर्कल ये, ऑल्दो ये बहुत कम काम का है तुम्हारे ना, ये हमारे बहुत कम काम का, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो इसे रब कर लो, इतना काम का नहीं है। एलिप्स कर लेते हैं डायरेक्ट, सर्कल हमारे काम में आता नहीं है, बहुत कम आता है, हमारे 11th में तो काम ही नहीं। इलिप्स आता है हमारे काम में, एलिप्स। जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन, वहां पर इलिप्स काम आएगा। इलिप्स क्या होता है देखना जरा, ये एक्स वाई एक्सिस है, अंडे जैसे आकार का, इस शेप को बोलते हैं बेटा एलिप्स, है ना। केपलर्स लॉ के अंदर तुम पढ़ोगे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, 9th में पढ़ा भी होगा, भूल गए होगे कोई बात नहीं, है ना। इसको बोलते हैं बेटा एलिप्स। इस वाली साइड को, इसको जो बड़ी वाली साइड है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस। इसमें बहुत सारी चीजें, इसेंट्रिसिटी वगैरह, वो मैं तुम्हें चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये जो छोटी वाली साइड है बी, इसको बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस।
माइनर एक्सिस। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स देख लो। ठीक है, अब तो बस आसान आसान चीजें चल रही जो ऑलरेडी तुमने पढ़ी हुई है, ये वो सब चीजें चल रही। ठीक है, चलो एक लास्ट आ जाओ, लास्ट पैराबोला। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई नहीं बता दी थी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 9th और 10th में पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर भी था तुम्हारा, और यहां से तुमने एक फॉर्मूला भी सीखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है? चलो नहीं याद, मैं याद दिलाता हूं। लेट्स से कोई इक्वेशन लिखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है? इसका सॉल्यूशन निकालो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 10 का एलसीएम 5x प्लस 2x, मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया ना, इन दोनों से x कॉमन, x प्लस 5 बचा, इन दोनों से 2 कॉमन, x प्लस 5 बचा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी होगी तभी कर पाओगे, 9th और 10th में दोनों क्लासेज में था ये, है ना? यहां से एक आया x प्लस 5 और ये आया x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं चलो हल्का सा बता भी देता हूं। इसका लेते हैं एलसीएम, 10 का एलसीएम आया होगा 2 5 10, यही आया। यहां पे 2x और 5x दो फैक्टर बन गए, देखो, है ना? ऐसे करते हैं, इनमें से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहां x प्लस 5 बचा, यहां x प्लस 5 बाहर निकाल लिया, x प्लस 2 बचा। अब एक बार तो तुम करोगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और एक बार करोगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -5 और यहां से आएगी -2, यानी -5 और -2 ऐसी वैल्यूज हैं, अगर तुम यहां पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो और a, b और c की वैल्यूज बताओ। यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब a हुआ 1, b के साथ में 7, c के साथ में 10। समझ के? पहले इतना बताओ। अब एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बताता हूं। रियलिटी में जैसे मैंने x की वैल्यूज इतनी मेहनत करके निकाली, एक और तरीका है, क्या? x इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक फॉर्मूला ये। दूसरा, x इक्वल्स टू -b, यहां प्लस लिखा है, माइनस, बाकी सब सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की दो वैल्यूज आई है, तुमने देखा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो आंसर भी 2 आएंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो आंसर 3 आते, यानी हाईएस्ट पावर 3। यहां हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर भी 2 है। तो देखो दो फॉर्मूले, एक में बीच में प्लस, एक में माइनस, इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस बी की वैल्यू 7, रूट बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 1 जा 4 10 जा 40, ठीक है, अपॉन में 2a, a कितना है 1, -7 प्लस 49 माइनस 40 √9 अपॉन 2, -7 प्लस √9 होता है 3, -4 अपॉन 2। क्या x की वैल्यू आ गई -2? मैच करो, यहां भी एक x की वैल्यू -2 है। मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब यूज होगा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है बेटा, फेल हो जाती है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड। लेकिन हम लोग आईआईटी नीट में काम आएगा स्पेशली, है ना, ये आईआईटी और नीट वाले बच्चों के काम आएगा। ठीक है, 11th सिर्फ 11th पढ़ने वाले बच्चों का इससे काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाए आईआईटी नीट के लेवल का, तो तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहां जाओ। x इक्वल्स टू माइनस बी, कितना b कितना 7, फिर लगाओ माइनस रूट, क्या ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम सॉल्व कर चुके हो, √9, कुछ करने की और जरूरत नहीं। 2, a की वैल्यू 1, -7 -3 अपॉन 2, क्या -10 अपॉन 2, क्या ये -5 आ गया? मजा आया क्वेश्चन को करने में? यानी हमने क्वेश्चन के साथ तरीका सीख लिया। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे, इनको मैं उससे कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, है ना। ये तुम्हारे दो फॉर्मूले बच्चों, है ना, ये दोनों ही है, तो एक ही फॉर्मूला, ये पूरा एक ही फॉर्मूला है। ये दो पार्ट में करते हैं, एक बार -b प्लस -b माइनस। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब काम आता है जब तुम्हारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये वाला मेथड फेल हो जाता है, तब वो यूज करता है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है उसे देखना इंपॉर्टेंट है। पहले नोट कर लो 1 2 3 एंड गो। इसके ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ
किसका? जब भी तुम्हारी डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? यानी जब भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो याद रखना ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिख गई, ऐसी इक्वेशन, क्या यहां पे x की पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर मैं x की पावर 0 लूं, क्या y भी 0 आ जाएगा? देख लो। अब मैं x की पावर +1 लूं तो y 2 आएगा? करके देखो, 1 2 आएगा। x की पावर अगर मैं -1 ले लूं तो -1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, फिर से 2 आ गया। तुम देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? यानी x 0, y 1 इधर, y -1 इधर। तुम देख रहे हो, x की वैल्यू तुमने कुछ भी करो, y पॉजिटिव ही आएगा। तुम x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये रहा ग्राफ, ये है तुम्हारे इस वाली इक्वेशन का ग्राफ। इसको स्टैंडर्ड तरीका लिखने का होता है y = ax²। कंपेयर करो, a वो कांस्टेंट है 2x²। देख लो, देख लो। अगर यहां पे y = -ax² आ जाए तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा। क्या ये इसका है? और अगर मैं बोलूं क्या ये y = -ax² का हो जाएगा? हाँ ना बोलो। देख लो, ये दो ग्राफ बन गए। अगर y² कर दूं, यानी उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? देखो, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, x = ay² कर दूं, तो क्या ग्राफ हो जाएगा? ये कुछ भी करो, y नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, x तुम्हारा पॉजिटिव ही आना है। ये इसका ग्राफ है। और अगर मैं बोलूं -ay² तो ग्राफ इधर आ जाएगा। इतने की जरूरत नहीं, खैर मैंने फिर भी सारे बता दिए तुम्हें। देख लो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वैसे भी सारे बता दिए, इतने की जरूरत भी नहीं थी जितने की मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, चलो, आई होप सबको अभी तक एक बात समझ में आई हो। चलो लास्ट, एक लास्ट कर ले भैया। एक ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या? एक ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये 12th में बहुत काम आएगा। जब भी तुम्हें कोई क्वांटिटी ऐसे दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 समथिंग, कुछ भी, यानी कभी भी तुम्हें y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x दिखाई दे, तो इसका ग्राफ डायरेक्ट देख लो क्या आता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना इतना याद रख सकते हो। बहुत बेसिक सा ग्राफ है। कभी भी कोई चीज, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, यानी x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा। इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट्स इट। अब आ जाता है बेटा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बच्चों को लगता बड़ा डर, लेकिन मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन इस तरह से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग समझोगे तुम। क्या हम पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। लास्ट में लॉग भी पढ़ा दूंगा, ऑल्दो उनकी जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन सुनना ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर तुमसे इस वाले ग्राफ का स्लोप पूछा जाए, इस वाले ग्राफ का, तो इसका स्लोप आराम से निकाल सकते हो। थीटा थीटा, है ना? दैट मींस स्लोप इज कांस्टेंट। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? हाँ ना बोलो। और स्लोप पॉजिटिव भी है। दो चीजें मिल गई इससे। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट होती है, क्या तुम उसको तुम बोल सकते हो कि वेरिएबल है? नहीं, नहीं बोल सकते, है ना? ध्यान रखना। यानी तुम स्लोप कांस्टेंट है, कहीं से भी निकालो स्लोप, आसान है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भैया? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन कहां काम आता है? सुनना ध्यान से। कभी भी तुम्हारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर तुम्हारा ग्राफ कभी भी ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, है ऐसा ऐसा आ जाए, कैसा भी आ जाए, है ना, तो तुम्हारा एक ग्राफ कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा ग्राफ? नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर स्लोप निकालने के लिए तुमको एक छोटा सा ट्राइंगल ही ले सकते हो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो बड़ा सा सर्कल भी है, सर्कल में भी चाहो तो तुम एक बहुत छोटी सी स्ट्रेट लाइन ले सकते हो ना। तो बिल्कुल वही किया हमने यहाँ पे। बहुत छोटी सी स्ट्रेट लाइन मिल गई। बड़ी स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं सकती। देखो, स्ट्रेट लाइन बड़ी नहीं मिल सकती, छोटी मिल जाएगी। तो क्या मैं एक बहुत छोटे से जगह का स्लोप निकाल सकता हूं? इसको बोलते हैं इंस्टेंट स्लोप या इंस्टेंटेनियस स्लोप। किसी एक इंस्टेंट का स्लोप, किसी एक जगह का स्लोप। यानी कि तुम ध्यान से देखो, सिर्फ इतनी सी जगह का स्लोप निकल रहा है, इतनी जगह का। जब हद से ज्यादा चीजें छोटी होती, जैसे यहां पे बहुत छोटी सी वैल्यू है ना,
इसको अब डेल्टा एक्स की जगह हम लिखते हैं dx। सेम इधर देखो, सेम इसको हम डेल्टा y की जगह लिखेंगे dy। dy और dx के स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के यही है और कुछ नहीं है, यही है डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या है? टू फाइंड द स्लोप ऑफ an instant point when there is non-uniform graph। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में किसी भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के स्लोप निकालने को ही बोल देते हैं बस। बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्या है डिफरेंशिएशन। अरे सिंपल, तुम सोचो तुमने इतनी छोटी सी जगह का स्लोप निकाला है, क्या ये जो लाइन है ये वाली बहुत ज्यादा छोटा नहीं है भाई? बहुत ज्यादा सोचो, इस वाले पार्ट में से तुम्हें ये माइनस करना है, कितना ही आएगा ये छोटा सा, देखो कितना सा है, क्या ये बिल्कुल पॉइंट में नहीं आएगा आंसर? 0.00 समथिंग, बहुत ज्यादा छोटा, हद से ज्यादा छोटा है। तो इसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है। बच्चे डरते हैं फालतू में, है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। क्या? सबसे पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका अब तुम्हें कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें याद करने हैं। क्या? देखो जरा, n को लिखो बाहर, फिर लिखो x, अब n में से माइनस कर दो 1। इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना है। कैसे? मान लो तुम्हें कभी दे दिया जाए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करोगे? 4 लिखो बाहर जैसे n लिखा, फिर x लिखो, फिर 4 में से कर दो -1। क्या आंसर आया? 4x3। देखो एक और देखो, कभी तुम्हें डिफरेंशिएशन दे दिया जाए 5x की पावर 3, है ना, 5 को निकालो बाहर, अब लिखो वापस से। देखो अब वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है जो अब तक यूज करते आ रहे हो। क्या करोगे? 3 को लिखो, ये 5 ऐसे लिखा रहने दो, 5 ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। 3 को लिखो बाहर, फिर x लिखो एज इट इज, और 3 में से कर दो -1। तो देखो क्या है, 5 3 से 15, x की पावर 2। आगे करना ये बताओ, आसान था पहले, बताओ डिफरेंशिएशन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह यूज होना है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, चलो तुम्हें कभी बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको उससे रिलेटेड करता हूं, मोशन से ना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, ये x है तुम्हारा पोजीशन या डिस्टेंस, और ये t है टाइम। क्वेश्चन वाला कह रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको? x को। यानी पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या ये वेलोसिटी होता है? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम है एक्चुअल में वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी होगा? डिफरेंशिएशन कौन सा स्लोप निकालता है? इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम अगले चैप्टर की जो वीडियो मिलेगी तुम उसमें और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहीं पे इसका रियल मीनिंग है। आसान लग रहा है? कुछ हार्ड तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो बता दो। कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये पढ़ाना इतना जरूरी कैसे हुआ। चलो ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो क्या करना है, डी बाई डी टी लिखो, एक्स की जगह वैल्यूज पुट करो, टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब सबको अलग अलग करो, टी स्क्वायर का अलग करो, प्लस 3t क्यूब का अलग करो, प्लस और 1 का अलग करो। सबको अलग अलग करना है, ठीक है। टी स्क्वायर का 2 बाहर लिखो, t पावर 2 - 1, ये तो करते हैं। चलो आ जाओ, प्लस क्या 3 बाहर लिखो, डी बाई डी टी, अंदर बचा टी क्यूब। अब एक चीज याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका 0 डायरेक्ट। क्योंकि याद करो जब कोई चीज कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल हुई कहां, और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल चीजों का होता है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो कांस्टेंट है यहाँ पे 3, अरे पूरा पढ़ो 3t क्यूब, ये कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। चलो अब आ जाओ, क्या यहां सिर्फ 2t बचा? अरे t की पावर 1 को लिखूं मैं, प्लस 3 ऐसे रहने दो, 3 बाहर आया, t की पावर 3 - 1 कर दो, 2t प्लस 3 3 जा 9t स्क्वायर। यह है तुम्हारा dx बाई dt का आंसर। अब क्वेश्चन वाला तुम्हें देगा, बताओ टाइम की वैल्यू 1 है 2 है, वो बात की बात है। डिफरेंशिएशन समझ के बता दो, देख लो इसके 2-3 फॉर्मूले और देख लो भैया। अरे भैया इसके 2-3 फॉर्मूले और देख लो। क्या? एक फॉर्मूला है d ओवर dx साइन x, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला, तो इसे लिख सकते हो डायरेक्ट cos x। d ओवर dx फॉर्मूला है cos x, ये x पता है ना क्या है, एंगल है, माइनस साइन x, ठीक है।
अगर मान लो कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन वाला फंसाने को दे देगा, कह देगा cos 2x का बताओ, cos 2x यानी cos 2 थीटा, तो cos का फॉर्मूला मत खोलना, पहले सिंपल करो, इस पूरे को एज्यूम कर लो थीटा, इस पूरे को एज्यूम कर लो थीटा, इस पूरे को एज्यूम कर लो थीटा, तो cos थीटा हुआ माइनस साइन थीटा, क्या यहां पे 2x। अब वापस से करो इस 2x का, इसका डिफरेंशिएशन करो वापस से, ये तरीका होता है, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो माइनस साइन 2x और 2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx कैंसिल, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब तुम कहोगे सर ये वाला समझ में नहीं है, दोबारा बताओ, दोबारा देखो। चलो कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए साइन 3x, तो क्या करना है, इस पूरे को थीटा एज्यूम कर लो, इस पूरे को पहले थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा क्या है 3x। अब इस 3x का दोबारा डिफरेंशिएशन करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, समझे, यानी कि cos 3x आया और वापस से डिफरेंशिएशन करो किसका, 3x का, 3 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx खत्म, तो आंसर आएगा 3 cos 3x। एक और d ओवर dx साइन 2x प्लस 4, मान लो ये दे दिया, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करो, पहला काम क्या है, अलग अलग करो, d ओवर dx पहले साइन 2x लिखो प्लस d ओवर dx और 4 लिखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आ जाओ इधर, साइन थीटा मान के करो, तो cos थीटा, फिर इसका अलग करो, समझे, 2 बाहर आया, dx से dx कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, इस 2 को आगे लिख देना, ये तो 0 है क्योंकि, ठीक है, देख लो, अब तो क्लियर हो गया होगा आई होप कि क्या करना है। चलो देख लो बेटा, अब एक दो चीजें चेन रूल है, अब जो मैं कराने वाला हूं वो सिर्फ आईआईटी और नीट वाले बच्चों के लिए, तो 2 मिनट की चीज स्किप कर सकते हैं, ठीक है, 2 मिनट की चीज स्किप कर सकते हैं वो वाले बच्चे जो आईआईटी नीट के लिए नहीं तैयारी कर रहे। चेन रूल बोलते हैं इसे ना, चेन रूल, चलो बाद में रूल वूल का नाम मत लिखो, डायरेक्ट करो। मान लो कभी तुम्हें ऐसे दे दिया जाए x मल्टीप्लाई साइन x, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, क्या x को एल्जेब्रा बोलते हैं और साइन x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दीजिए, आपस में इनका डिफरेंशिएशन है। इसको कैसे मान लेते हैं, इनमें से एक को बोल दो फर्स्ट, एक को बोल दो सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या करना है सुनो, सेकंड लिखो एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट लिखो एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, क्या बात याद रखोगे, देख लो क्या आंसर आएगा, साइन एक्स का साइन एक्स छोड़ दो, क्या dx dx खत्म, 1 बचा, प्लस x ऐसे ही रहने दो, क्या साइन थीटा का कॉस थीटा, क्या बात याद रखोगे, ये दोबारा बिठाओ दिमाग में, पहला लिखो दूसरा लिखो एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, प्लस पहला लिखो एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, कितना सिंपल है, कुछ था इसमें बताओ, देख लो, एक आधा क्वेश्चन करते हैं चलो इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर और cos x ये दे दिया, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो क्या करोगे इक्वल्स, चलो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लिखो एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस पहला वाला लिखो एज इट इज और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें, देख लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो, 2 cos x को ऐसे रहने दो, 2 बाहर आएगा, प्लस 2x स्क्वायर ऐसे रहने दो, क्या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अभी अभी पढ़ाया था, माइनस साइन एक्स, देख लो बिल्कुल आसान चल रही है ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, या पहले से 2 है cos x, प्लस 2x स्क्वायर ऐसे रहने दो, क्या माइनस साइन एक्स, क्या प्लस की जगह माइनस ले आऊं, और यहां बचा साइन एक्स, सॉल्व करके लिख दो, 4x cos 2x cos x, सॉरी माइनस, देख लो, देखो कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं छीक लू चलो भैया दो, एक और लास्ट रूल है, फिर से वो सिर्फ आईआईटी नीट बोल रहा हूं, थे ना जो मैं बोलता हूं आईआईटी नीट, वो बाकी बच्चों को नहीं करना है ना, एक दूसरा रूल हो रहा है इस बार डिवाइड वाला, डी ओवर डी एक्स, मान लो x अपॉन साइन एक्स लिखा है, डिवाइड मल्टीप्लाई का देख लिया क्या करना है, सब कुछ सेम है, हल्का सा चेंज है बस, जो नीचे लिखा उसका नीचे स्क्वायर कर दो, पहले तो नीचे स्क्वायर कर दो,
जो नीचे लिखा उसका नीचे स्क्वायर कर दो। अब ये फर्स्ट बोल दो, ऊपर वाला ही सेकंड, सेकंड लिखो एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब यहां लगाना माइनस, डिवाइड वाले में माइनस लगाना है, ठीक है। फर्स्ट लिखो एज इट इज और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, और जो नीचे लिखा उसका नीचे स्क्वायर भी कर देना। इसमें हल्का सा डिफरेंस बस ये है, ये खत्म हो गया, 1 बचा, साइन एक्स माइनस एक्स एज इट इज, कॉस थीटा आ गया अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इसका ये है। देख लिया, एक बार और देख लो, देख एक और क्वेश्चन देख लो, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो पहले, तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। नीचे वाला लिखो एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस लगाना, माइनस लगाना मत भूलना। अब पहले वाला लिखो एज इट इज और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, देख रहे हो। अब देखो जरा, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आईआईटी नीट वाले बच्चों के लिए बस है ना। 2x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, क्या cos x हुआ माइनस साइन एक्स, cos x ऐसे रहने दो, ये डायरेक्ट हुआ 4x। ये तुम अब करना, ये सीख लो डायरेक्ट करना, ये डायरेक्ट 4x आएगा, इसका x स्क्वायर का होगा x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और बाहर ऑलरेडी 2 है, ये आ गया। नीचे ऐसे रहने दो 4x की पावर 4, क्या लिखना है अभी से, माइनस बाहर लिख लो, ठीक है। 2x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 4x cos x अपॉन 4x की पावर 4, ये रहा, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन नीट और आईटी में, इवन नीट में भी मुश्किल है, जेई मेंस में पूछे जाएंगे अगर इसके रिलेटेड आया तो। वैसे तुमने ये सब मैथ्स में पढ़ ही लिया होगा ना, मैं तुम्हें मैथ्स ही तो करा रहा हूं और क्या। चलो अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये बहुत काम का है भाई, 11th वालों, तुम लोगों के लिए बहुत काम का है इंटीग्रेशन। क्या नाम है टॉपिक का, इंटीग्रेशन। जैसे तुमने एक बात समझ ली, डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का स्लोप निकालने को ही डिफरेंशिएशन बोल दिया। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। सुनो ध्यान से, तुम्हें एक बात पता होगी, जब तुम 9th क्लास में थे तुमने एक चीज पढ़ी होगी, याद करो, तुमने एक ग्राफ पढ़ा था, बताऊं कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद है। उससे याद दिलाता हूं तुम्हें। और ग्राफ मान लो ऐसा है, क्या मैं बोल सकता हूं ये वेलोसिटी है और यहां से लेके ये टाइम है, हाँ ना बोलो। अगर तुम वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, याद करो, याद करो। यानी क्या वेलोसिटी ब्रेड्थ और लेंथ, क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक तरह से देखा जाए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये एरिया एक तरह से। तो तुम्हें याद होगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट बताता था, है ना। यहां एरिया निकालना बहुत आसान है, तुम यहां एरिया कैसे निकालोगे बताओ। अगर मैं ग्राफ ऐसा दे दूं, इस ग्राफ में एरिया कैसे निकालोगे, दिक्कत है ना, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। यहां एरिया नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हो बताओ, एरिया कैसे निकालोगे। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे एरिया निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए यूज आता है, नाउ वी यूज इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का एरिया निकालने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, एरिया यहां पे यूनिफॉर्म ग्राफ का भी निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन दोनों की, जैसे डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल चीजों में काम आता है, इंटीग्रेशन दोनों में काम आता है, वेरिएबल में भी और कांस्टेंट में भी। यहां भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। हमें सीखना इसके लिए। मीनिंग समझ में आया, बच्चों को मीनिंग समझ में नहीं आता, मीनिंग समझ में आया, बताओ भाई, मीनिंग समझ में आया, चलो करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ही ध्यान से देखना। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन ली, मिला दी, और यहां पे एक लाइन ली। देख रहे हो, बहुत पतली सी लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन मैंने कहा ली, यहां, बहुत ध्यान से देखते रहना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है ना, मजेदार चीज है। एक मैंने यहां ली, तुम एक बार नोटिस कर रहे हो, ये बहुत पतली पतली सी लाइन है,
क्वेश्चन वाला कह रहा है ऐसी इनफाइनाइट, ये एरिया तो, अच्छा ये इसका एरिया निकाल सकते हो, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, क्या इनका एरिया निकालना आसान है? ऐसे मानो ये वाली लाइन तुम्हारी है y1 और ये जो नीचे का पार्ट है इसको बहुत ज्यादा छोटा है, इसको dx बोल दूं, सेम ये भी dx है, सेम ये भी dx है, देख रहे हो? और ये y1 है, मान लो ये y2 ले लो, है ना, ये y3 ले लो। क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है यहां पर ऐसी इनफाइनाइट बना लो, एक यहां पे लो, है ना, फिर एक यहां पे लो, फिर यहां पे लो, कह रहा है ऐसे इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दो इसे। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ये जो तुम्हारा पूरा ग्राफ है ना नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा ग्राफ है, इसको इससे बना देते हैं, ये जो ग्राफ है इसको नॉन यूनिफॉर्म, इसको बहुत सारे यूनिफॉर्म, इसको बहुत सारे एरिया में तोड़ दो, है ना। तो जो पहला एरिया होगा एरिया 1, क्योंकि यहां पे dx बहुत ज्यादा छोटी विड्थ है या लेंथ है, तो क्या एरिया भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसको मैं बोल सकता हूं y1 इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसी एरिया 2, इसको बोल सकता हूं y2 इंटू dx। ऐसी एरिया 3, इसको बोल सकता हूं y3 इंटू dx, देख लो। और ऐसी डैश 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 करते हुए क्या टोटल एरिया dan yn dx, कह रहे हैं इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, है ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है जो टोटल एरिया आएगा उस एरिया को, टोटल एरिया को ए बोल सकता हूं, ये जो टोटल एरिया इस ग्राफ का जो भी एरिया आएगा, इस ग्राफ का जो टोटल एरिया वो एरिया ए बोल दिया जाए, है ना, इक्वल्स टू यहां पे जो तुम y को जोड़ रहे हैं y1 y2 y3 y3 4, है ना, इसको ही, इस जोड़ने को ही नाम दे दिया गया इंटीग्रेशन, यानी y को जोड़ देना। ये जो सिंबल है ना, ये क्या बोल रहा है, y को सारा जोड़ दो, सारे y को जोड़ दो, और साथ में क्या है dx कॉमन ले लो तो dx आ गया, यही है इंटीग्रेशन, बस और कुछ नहीं, देख लो। यानी सारे y को ही जोड़ देना कहलाया इंटीग्रेशन, यानी सारे एरिया को जोड़ना, ये एरिया निकालना ही क्या कहलाया, इंटीग्रेशन। दैट्स इट, कितना आसान था, कुछ था इसमें, देख लो। अब इसके फॉर्मूले समझते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला समझते हैं ना, चलो पहले देख लो फिर आगे बढ़ता हूं। मान लो तुम्हें 1 2 3 एंड गो, पहला फॉर्मूला मान लो तुम्हें दे दिया y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, कि इसका ग्राफ तुम्हें ऑलरेडी आता है, देखो ऐसा कुछ ग्राफ है, यही ग्राफ था, देख लो, है ना, यही ग्राफ था, देख लो, याद करो। अब इस ग्राफ को थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, इस ग्राफ को हम थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, इसकी जगह कोई और ग्राफ लूं, चलो कोई भी ग्राफ ले लो, लेट्स से y इक्वल्स टू x स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, सिर्फ एक तरफ ले लेते हैं, ये रहा ग्राफ, है ना, एक तरफ का। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला एरिया निकालो, कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्या यही है एरिया, हाँ ना बोलो, यही एरिया। y की जगह क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर, साथ में क्या है dx, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखा रहा हूं, कभी भी लिखाओ x की पावर n dx, जैसे वहां पावर -1 होती थी, यहां क्या होता है, यहां उल्टा होता है, n में +1 हो जाता है, और वहां तो आता था n सामने, यहां नीचे n चला जाता है और +1, ये होता है। चलो इस ध्यान से देखो, इसे x की पावर 2 है, तो क्या 2 में +1 कर दूं और डिवाइड में 2 + 1 कर दूं, देखो जो तुमने यहां लिखा है सेम नीचे लिख दो, 2 + 1 2 + 1, क्या आया, x की पावर 3/3। इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट, लेकिन हमारे फिजिक्स में है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाला तुम्हें बोलेगा कि एक काम करो, जो तुमने एरिया ढूंढा है ना, मान लो ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है मान लो 3, कह रहा है 0 से लेके 3 तक ढूंढो, तो यहां लिखोगे तुम 0, यहां लिखोगे 3, यहां लिखोगे 0, यहां लिखोगे 3, तो यहां पे एक डब्बा बनाओगे ऐसे 0 3, यहां पे एक डब्बा बनाओगे ऐसे 0 3, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। तो क्या करोगे, पहले 3 पुट करोगे x की जगह, माइनस, अच्छा नीचे एक और 3 है ना, माइनस, अब ये 0 पुट करोगे इसकी जगह, x की जगह, और अब इसे सॉल्व करोगे, 3 3 9 27/3, क्या तो 0 ही हो गया, आंसर आया 9। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। देख लो जल्दी से, और 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, और 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा, देख लो, ठीक है, क्लियर है वाली बात। चलो एक और देखो, अब कह रहा है क्वेश्चन वाला y इक्वल्स टू है, मान लो 2x स्क्वायर +4, ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन y dx, और क्वेश्चन वाला कह रहा है फ्रॉम 0 to 2, x की वैल्यू 0 to 2 है ना, तो y की जगह क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर +4 ब्रैकेट dx, इन दोनों को अलग अलग कर दो, क्या करोगे, एक तो 2x स्क्वायर अलग लो, dx जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, +4 अलग लो dx। बात समझ में आई, तुम्हें मैथ्स पढ़ा दी तुम्हारे, देख लो,
हम तुम आप फिजिक्स वाले मास्टर ने तुम मैथ्स पढ़ा दी, मैथ्स खुश हो? देख लो जरा, अब क्या करना है, 2 बाहर ले लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बाहर ले लो, अंदर कुछ नहीं है, dx बचा। जहां कुछ नहीं होता क्या वहां x की पावर 0 लिखा जा सकता है? x की पावर 0 भी 1 होता है, हाँ ना बोलो, साइड में लिख दो। x की पावर 0 क्या 1 होता है? किसी की भी पावर 0 1 होता नहीं होता? लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। यहां लिमिट्स क्या है? 0 to 2, लिमिट्स यहां लिखना मत भूलना, 0 to 2। चलो देखो 2 ऐसे रहने दो, x की पावर 2 है, क्या 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, हाँ ना बोलो। लिमिट्स 0 to +4 रहने दो, x की पावर 0 तो 0 में +1 और नीचे भी 0 में +1, हाँ ना बोलो। लिमिट्स 0 to, देख लो जरा, 2 ऐसे रहने दो, क्या x की पावर 3, देख लो x की पावर 3 और अपॉन में भी 3 आया है ना। लिमिट्स 0 to 2, x की पावर 1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, बाहर 4, लिमिट्स 0 to 2। पहले इतना देख लो, इतना पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं आगे इसको लिखवा रहा हूँ, 1 2 3 गो। तो ये बचा 2। अच्छा एक काम करो, ये 3 भी बाहर निकाल सकते हो तुम, ये वेरिएबल नहीं है तो 3 बाहर ले सकते हो, तो 2/3 बचा, और यहां बचा x की पावर 3 0 to 2, यही है, देख लो जरा, ठीक है, हाँ, प्लस 4 ऐसी x की पावर 0 to 2। अब यहां सोल्व करते हैं, 2 लिखो x की पावर 3 की जगह, माइनस ये 0 लिखो, बाहर क्या है 2/3, x की पावर, x की जगह पहले 2 लिखो, माइनस फिर 0 लिखो, 2 to the 4 जो 8, 0 हटा दो, 2/3 प्लस 4 2 जा 8, कितना बचा 16/3 प्लस 8, यही बचा ना, देख लो 24 16, एलसीएम ले लो 3, 16 + 24 40/3, ये आंसर है, सब लोग नोट कर लो। अब कुछ और फॉर्मूले जो इसके यहां लिख देता हूं, और काम के नहीं, इतने ज्यादा काम के नहीं पर लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, वहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, यहां उल्टा है, माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, यहां कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये वाला लिखवा ही चुका हूं, x की पावर n, x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n + 1। तो ये तुम्हें फॉर्मूले भैया याद रखने, बस इतने ही फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, एक छोटा सा फॉर्मूला जो तुम याद रखना चाहो तो और रख सकते हो, अदरवाइज इससे ज्यादा तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रखने, ठीक है, देख लो भैया, ठीक है। और एक और होता है चेन रूल, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, है ना, कोई क्वेश्चन कराऊंगा क्लास के अंदर, वो चेन रूल वाला फॉर्मूला तुम उसके साथ में ही बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है इतने सारे फॉर्मूले कहां तक याद रखोगे यार, क्वेश्चन के साथ जब तुम फॉर्मूले करते हो ना तो तुम्हें ज्यादा याद होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, यहां तुम कितने फॉर्मूले याद रख लोगे, पगला जाओगे। चलो एक चीज लिख लो, मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये क्या होता है, ये भी फिजिक्स में काम आता है इसलिए लिखवा रहा हूं। मैक्सिमम मिनिमा एक चीज है, क्या, सुनो ध्यान से, मान लो कभी तुम्हें ऐसा ग्राफ मिला, कैसा ग्राफ मिला, ये ग्राफ मिला, बहुत ध्यान से देखना कि इस ग्राफ में ये मैक्सिमम वाला पॉइंट और ये मिनिमम वाला पॉइंट है, सोच के देखो जरा, देख लो, मैं साइड हो जाऊं, इस ग्राफ में एक मैक्सिमम वाला पॉइंट है और एक मिनिमम वाला पॉइंट है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है। एक चीज और नोटिस करो, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर क्या स्लोप कांस्टेंट है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर क्या स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी देर के लिए से क्या ऑब्जेक्ट सीधा गया है, बहुत थोड़ी देर के लिए, सेम यहां पे भी स्लोप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है ना? क्या इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, क्या दोनों ही पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है, 1 and 2, एट 1 and 2 क्या स्लोप इज कांस्टेंट है, हाँ ना बोल। लेट्स इस ग्राफ की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, y = 3x² + 2, तुम्हें इस ग्राफ की इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, इक्वेशन ऑफ ग्राफ तुम्हें दी हुई है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ ग्राफ दी हुई है, ठीक है। चलो अब क्या करना है तुम्हें, क्या दोनों ही पॉइंट पर, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, क्या मैं dy/dx = 0 पुट कर सकता हूं, हाँ ना बोलो, पुट कर सकता हूं, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, ये बेसिक सी बात समझते हो, हाँ ना बोलना। जब तुम dy/dx को 0 पुट करोगे, चलो देखते हैं, 3x² + 2 = 0 पुट करके देखो, इसका डिफरेंशियल आएगा 6x और इसका हो जाएगा 0, क्या x की वैल्यू आ रही है 1 - 6 हो रही, हाँ ना बोलो, देख लो जरा,
बहुत ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो, ठीक है। ऑल्दो इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले इतना बताओ, इतनी बात समझ में आई मुझे, ये बताओ क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, देखना, बहुत ध्यान से देखना है ना। dy ओवर dx आ क्या रहा है भैया, dy ओवर dx आ क्या रहा है, पहले वो देख लो, वो आ रहा है 6x, ठीक है। और अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन दोबारा यानी इसका डिफरेंशिएशन वापस करोगे, क्या आंसर 6 आएगा, हाँ ना बोलो, क्या आंसर 6 आएगा, हाँ ना बोलो। क्या बात समझ में, पहले इतना बताओ, अगर तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आया, दैट मींस जो तुम्हारी यहां से करके यहां से एक वैल्यू आई है ना x की, वो x की वैल्यू क्या आई थी जब इसको 0 पुट किया था, x की वैल्यू आई थी -6 आई थी, नहीं आई थी, देख लो जरा, x की वैल्यू -6 आई थी नहीं आई थी, जल्दी बताओ, आई थी नहीं आई थी, है ना। तो ये जो तुमने वैल्यू ढूंढी है ना, अरे तुम सोचो इस ग्राफ के अंदर दो वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू, है ना, दोनों ही वैल्यू पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो जो ये आंसर आया x की वैल्यू -6, तुम्हें कैसे पता ये इस वैल्यू का है या इस वैल्यू का, इसके लिए हम करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आ जाए तो समझ जाना जो तुम्हारा आंसर आया वो मिनिमम वैल्यू का है, और अगर तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा आएगा तो समझ जाना ये जो आंसर आया वो मैक्सिमम वैल्यू का है। ऑल्दो ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन से मैच नहीं करता, ये ग्राफ अलग का इक्वेशन, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ओनली जस्ट एन एग्जांपल, ध्यान रखना। अब तुम दोबारा सुन लो, मिनिमम और मैक्सिमम क्या, तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया जाएगा उसमें मान लो दो वैल्यूज हैं, और एक एग्जांपल लेके देखो, मान लो तुम्हें कोई ग्राफ दे दिया ऐसा, ये ग्राफ दे दिया कि इस ग्राफ में एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू है, ये रही मैक्सिमम वैल्यू, ये रही मिनिमम वैल्यू, दोनों ही वैल्यू पर तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन 0 होगा, पता है ना। और तुम्हें कोई इक्वेशन दी है, तो जब तुम 0 के इक्वल पुट करोगे x की कोई वैल्यू निकल के आएगी, x की कोई वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, ये वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, फिर तुम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन। अब अगर जो तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन जैसे 6 आया था, अगर बड़ा आया 0 से, तो जो तुमने आंसर निकाला है समझ जाना वो कौन सा, मिनिमम। और अगर तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन आया 0 से छोटा, तो समझ जाना जो तुमने वैल्यू ढूंढी है यहां से वो वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट था जो तुम्हें बताना जरूरी था भाई, है ना। देख लो भाई, क्लियर हो गई अब तक बात सारी, किसी अच्छा एक बार ये नोट कर लेना, ये वाला पार्ट नोट कर लेना। किसी को बेटा मुझे पता है बहुत सारी दिक्कतें में आएंगी, टेंशन मत लेना, बेसिक मैथ्स मैं साथ साथ पढ़ाते हुए भी कराऊंगा, और तुम्हें जो सेकंड चैप्टर में मजा आने वाला ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैं बता भी नहीं सकता, वो लेक्चर मैंने अच्छा खासा लंबा लिया, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, है ना, ठीक है। चलो एक बार नोटिस, चलो जल्दी, फिर लास्ट टॉपिक एक छोटा सा और कर लेते हैं, लॉग्स बता देता हूं तुम लोगों को। तो भैया लॉग्स और कुछ नहीं है, कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं फिर ये वाला टॉपिक भी एक्चुअल में सिर्फ IIT नीट वालों के लिए, सिर्फ स्कूल में नहीं पूछा जाता ये वाला टॉपिक, है ना। देखो स्कूल की जो बेसिक मैथमेटिक्स थी वो हो गई, स्कूल की मैथमेटिक्स में स्पेशली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक ग्राफ, वो सारी चीजें जब तुम चैप्टर में पढ़ोगे तो तुम्हें और ज्यादा से क्लियर होंगी, तुम्हें बेसिक समझना था, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला लेक्चर एक्चुअल में मैं नहीं लेने वाला था, ये लेक्चर मैंने इसलिए लिया क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया नहीं सर आप ही वापस पढ़ाओ, ऑलरेडी मैंने वरना तुम्हें लिंक दे दी थी, वहां से तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स करना था, एनसीईआरटी वाला पे मैं ऑलरेडी इसका लेक्चर एक्चुअली क्या हुआ था, उदय चैनल थोड़ा लेट बना, अभी बना ना, और उससे थोड़े दिन पहले मैंने इसकी फॉर्मूला शीट भी वहीं पे है ना, फॉर्मूला शीट भी उठा लेना, जरूरत नहीं वैसे उसकी, मैंने ऑलरेडी बेसिक मैथ्स भी कराया था और वो भी कराया था, लेकिन अब ये उदय चैनल खुला तो मैंने सोचा बच्चे वहीं से कर लेंगे, पर मुझे लगा कि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर नहीं आप ही कराओ वापस से, इसलिए मैं नहीं कराई है, गया गला। चलो लॉग्स थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, लॉग्स लॉगरिथम बोलते हैं इसे ना। तो क्या, एक सिंपल सी बात सोचो, क्या मैं 10 की पावर 0 लिखूं तो आंसर 1 आएगा, 10 की पावर 1 लिखूं तो आंसर 10 आएगा, 10 की पावर 2 लिखूं तो आंसर 100 आएगा, है ना। ध्यान से देखो, तो लॉग्स और कुछ नहीं है, पावर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका। मैं एक इक्वेशन लिखूं, तुम ध्यान से देखना, लॉग बेस बोलते हैं इसे, बेस 10 1 इक्वल्स टू 0, क्या समझे इससे, ध्यान से देखो इसे और इसे ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी, देख लो, देखो देखो देखो, क्या तुमने पावर को उठा के एक्सप्रेस, यानी इस बार तुमने इक्वल्स टू में किसे रखा, पावर को, बेसिकली पावर को डिफाइन कर रहे हैं हम लॉग की हेल्प से। क्या होगा, केमिस्ट्री में स्पेशली काम आता है, केमिस्ट्री में ना कुछ पावर्स बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, एक्चुअल में ऐसे आएंगी 10 की पावर 1111, इसका आंसर ढूंढो, है ना, तो ये लॉग की टेबल से ढूंढा जाएगा, कहीं लिखा है लॉग बेस 10, इसका आंसर 1, देखो ध्यान से देखो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, तुमने क्या बोला, इस 10 को पहुंचाया बेस में, जो आंसर था इसका पावर का वो लिखा यहां, और तुमने किसको एक्सप्रेस किया, पावर को,
यानी log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह log 100 की वैल्यू कितनी, देखो 2, देखो log 100 की वैल्यू 2। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अलग अलग तरह के लॉग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और देता हूं, चलो एग्जांपल, एक और एग्जांपल 1 2 3 गो। कहीं लिखा है 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 3 2 इक्वल्स टू 4। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लॉग जिसकी पावर वो हो जाएगा बेस में, जो आंसर है वो आएगा यहां इक्वल्स टू 0। लॉग 2 2 इक्वल्स टू 1, लॉग 2 4 इक्वल्स टू 2। इस ये जो नीचे लिखा ना बेस, नॉर्मली हमारे सिलेबस में बेस 10 होता है, यहां बेस क्या है 2 और यहां बेस क्या है 10। तो मैं बेस दिख रहा है, वो जो बेस हम पैरों में लिख रहे हैं इसको बोलते हैं बेस। तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर बेस 10 वाला है, केमिस्ट्री में बेस 10 वाला है, ये 2 वाला कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, ऑल्दो इतनी जरूरत नहीं होती। अब कुछ फॉर्मूले जो लॉग के यूज होते हैं वो क्या, अगर कहीं भी तुम्हें लॉग मिल जाए दो चीजें मल्टीप्लाई में a इंटू बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग a प्लस लॉग बी। अगर दो चीजें डिवाइड में मिल जाए लॉग a अपॉन बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग a माइनस लॉग बी। अगर कहीं मिल जाए लॉग a स्क्वायर, तो 2 आगे ले आओ, 2 लॉग a। देख लो ध्यान से, देखो किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो समझ गया भैया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो नहीं है ना। तो ये था तुम्हारा लॉग, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। याद रखना पावर को एक्सप्रेस करने का जुगाड़ है लॉग, बड़ी बड़ी पावर्स को सॉल्व करने के काम आएगा। केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है, हमारे फिजिक्स में काम बहुत कम है, ठीक है। जेई के किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, इवन नीट में भी नहीं पूछा जाता लॉग, बहुत कम, ना के बराबर, है ना, ना के बराबर, ठीक है। जैसे लॉग और एक्सपोनेंशियल का एक रिश्ता है ना, दोनों एक दूसरे के उल्टे होती है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में समझाऊंगा किसी में, यहां मैं समझा दूंगा पर उतना मजा नहीं आएगा, है ना। तो बात यह है कि भाई देखो यही थी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स। और जो कुछ ग्राफ आएंगे हमारे, जैसे कुछ ग्राफ ऐसे आते हैं हमारे ना जिनमें माइनस में चीजें आती हैं ना, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं हमारे जिनमें तुम्हारी इक्वेशन ये मान लो, है ना, ये है। तो ये जितने भी अब ग्राफ आएंगे सब मैं तुम्हें चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर बताऊंगा। जो भी एक्स्ट्रा ग्राफ होंगे नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि चैप्टर के अंदर तुम्हें क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ जब बताऊंगा तो तुम उन ग्राफ को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एंड आई होप कि तुम लोगों ने भाई आज के लिए बुरा नहीं माना होगा। मेरी आवाज उतनी ज्यादा, शायद मैंने ट्राई तो किया कि पूरी तेज आवाज में तुम्हें समझा पाऊं, पर मेरा गला तुम्हें लग रहा होगा मेरी गले से आवाज निकल रही है बस, लेकिन गले में जो दर्द हो रहा है ना भयंकर वाला, वो मैं बयां नहीं कर सकता, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से भाई हैप्पी दिवाली, और बढ़िया से मजे करना यार, है ना। और मुझे बताना कमेंट में कि सर हमने ऐसे बनाई दिवाली, क्योंकि शायद वो दिवाली मैं तुम्हारे सहारे ही बना लूं, क्योंकि अब तो मुझे पता नहीं, मैं दिवाली पटाखे वटाखे जलाने का मन नहीं करता। मेरी दिवाली सिर्फ अब पता क्या होती है, मोमबत्ती जलाता हूँ घर में, दिए जलाता हूँ। तुम लोगों की दिवाली कैसी होती है मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तुम लोगों ने दिवाली पे लेक्चर देखा है नहीं देखा, दिवाली के बाद देखा है, दिवाली से पहले देख रहे हो, या फिर आज ही देख रहे हो जब आज आया तो, है ना, या फिर तुम दिवाली के दिन बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो, तुम अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। बताना मुझे जो भी होगा, अपनी दिवाली पे तुम लोगों ने क्या किया प्लीज वो मुझे बताना यार, है ना। और बाकी मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों के साथ एक लाइव रखने का मोस्ट प्रोबेबली, है ना। जो तुम्हें यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया है ना, उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू जब तुम आ जाओगे तो मैं फिर वहां देख लूंगा कितने बच्चे 11th वाले आ गए, सो दैट मैं तुम लोगों के साथ एक टेलीग्राम लाइव कर पाऊं, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स उतना बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, ये कोई मैंने ये फिजिक्स का एक पार्ट नहीं है एक्चुअल में, पहले समझो, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिजिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ एक टूल है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स कर पाते हैं। तो इसे हद से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा खोने की जरूरत नहीं है। सुन लो पहले, लेने को मैं इसके, जब मैं अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अगर लेने को मैं इसके 8-10 लेक्चर ले लूंगा, वो भी कम पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें और भी करना है कि सर हमें तो इसके भी क्वेश्चन करने हैं, अगर तुम जेई मेन वाले बच्चे हो तो हाँ तुम इसके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े, सर्च मार लेना, अक्षय सर बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन, एक्चुअल में मैंने बहुत सारे करा रखे हैं क्वेश्चन, तो तुम वहां से क्वेश्चन कर लेना, ऑल्दो जरूरत नहीं है। देखो हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कितना हमें करना नहीं है। ये तो सबको पता रहता है कितना करना है, कितना करना नहीं है वो भी पता करना जरूरी है। तो अभी तुम्हारे पास क्योंकि एंड टाइम बचा है, इस एंड टाइम में तुम हर चीजों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो हमारे फिजिक्स के सिलेबस के चैप्टर हैं उन्हें मुझे ज्यादा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे आगे भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, इवन तुम्हारे आईटी नीट में भी काम आएंगे। लेकिन अब ये वाला चैप्टर जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तुम चैप्टर्स के साथ ही सीखोगे तभी अच्छे से कर पाओगे।
अगर मैं तुम्हें अलग से बेसिक मैथमेटिक्स कराता हूँ, नो डाउट करानी चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है सब बच्चों के लिए, लेकिन जब तुम चैप्टर के साथ साथ सीखोगे तो तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी और ज्यादा तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में भी आएगी। तुमने ट्रिग्नोमेट्री देखी, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फाइनली आज उनका मतलब समझ में आ गया। ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ। ये 4 टॉपिक हैं जो तुम्हारे 11th वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक है वो तुम छोड़ भी दोगे, एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कौन सा, ग्राफ, ये 4 टॉपिक है जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसमें भी तुम्हारा ग्राफ में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन कौन सा आता था ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर तुमने वो कर डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है। तो अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ठीक है। अगली क्लास में तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम्हें कुछ सुनाएंगे, ठीक है। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है।